सेल्फ डेवलपमेंट होता क्या है? कई लोग कहते हैं मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, राइट। उनको लगता है ये सेल्फ डेवलपमेंट है। सेल्फ डेवलपमेंट है कि आजकल के जो जेनजी हैं उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं। देखिए जेन जी को ना बहुत बदनाम किया जाता है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस। हमारे माँ बाप हमें बचपन में पीट दिया करते थे, वो सही हुआ करता था। ये मेरे ख्याल से उस समय के जैसे बच्चे और हालात थे ठीक ही था। ये सब लोग जो काम से थोड़ा जी चुराते ना, काम करो उतना पैसा मिले जितना, बने रहो पगले, काम करें अगले, कम से कम में काम चलाओ। आप देख लो सारी जिंदगी ये दिहाड़ियां लगाएंगे। बहुत सारे लोग आज की तारीख में मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत बात करते हैं कि ये जो लाइफ है आज की तारीख में ये हमने मैनिफेस्ट करी थी एक दिन, तब है ये। मुझे भगवत गीता का एक ही चीज पता है साहब, कर्म के बिना नहीं होता। आज की जो जेनजी है इनको सेल्फ डेवलपमेंट के नाम पे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? ये जो अभी एआई जो तहलका भी मचाएगा, अब अगर आप टेक्निकली स्किल्ड नहीं है तो आप अपने फ्यूचर के साथ रिस्क ले। बच्चा फेल हो गया एग्जाम में और उसने सुसाइड कर लिया। आप अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों के ऊपर जो डाल रहे हो, अगर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है लेकिन एक्सपेक्टेशंस का लोड डाला हुआ है, तो यार उनके साथ जाती हो रही है ना। लोगों को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए होती है आजकल। नहीं देखिए, आप जितनी ओवरनाइट सक्सेस है ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देखोगे तो कम है। ओ एक दिन छा जाते हैं, उसके बाद कहीं दिखते ही नहीं है। आज की तारीख में जो लोग बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं उनको ऐसी कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे वो लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए? इंडिया में एंटरप्रेन्योर होना मतलब आफत है। हाय सर, कैसे हैं आप और क्या अच्छा चल रहा है? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, और काम भी अच्छा चल रहा है, फैमिली भी अच्छी चल रही है। फैमिली, मेरा बेटा 26 साल का हो गया है जी। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है जी। बेटी इस साल मेडिकल में एडमिशन ले लेगी। राइट। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। 16-17 लोग इकट्ठे रहते हैं जी। तो फैमिली में सब ठीक चल रहा है। जी। अ वर्क आई बीन डूइंग फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। राइट। प्रभु की कृपा है, डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। ओके सर, जैसे कि आप बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है आज की यूथ के साथ कि उनको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को ग्रो कैसे करें। उनको लगता है कि ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट में हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए और हम करियर में अपने आगे बढ़ जाएं। तो अगर मैं एज ए लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि एग्जैक्टली सेल्फ डेवलपमेंट होता क्या है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड सेल्फ डेवलपमेंट मतलब सेल्फ क्या है, खुद का डेवलपमेंट। सेल्फ में क्या। जी। एक्चुअली तो आप स्पिरिचुअल ज़्यादा जानते हैं। लोग कहेंगे कि वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। राइट। लेकिन मैं सोल को इसमें से अलग कर देता हूँ क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। राइट। तो व्हेन आई से सेल्फ, तो स्वयं मतलब मेरा शरीर और मेरा दिमाग और मेरी फीलिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज सेल्फ। राइट। स्पिरिचुअलिटी थोड़ा वो गहरी चीज़ें हैं जो वो आप किसी को बता सकते हैं। तो इसका डेवलपमेंट इज कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट। ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अपनी मसल्स भी बिल्ड कर रहा है ना, वो भी सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा है। ओके। अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है, वो भी सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा है। ओके। अगर कोई अब अपनी आलसपन को थोड़ा दूर कर रहा है, वो भी सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा है। जी। अगर कोई अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम कर रहा है, वो भी सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा है। Okay. अगर कोई किसी रिलेशनशिप को अब पहले से सुधार रहा है तो वो भी सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो अगर आप अपनी भावनाओं को, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर का विकास कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। देखिए, एक विकास तो नेचुरल होता है। फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, राइट। उनको लगता है ये सेल्फ डेवलपमेंट है। नहीं, वो सेल्फ डेवलपमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट है। अगर आप पैदा हो जाएं और मरे नहीं तो शरीर का विकास तो होता ही है। राइट। तो शारीरिक विकास होना मतलब किसी की हाइट बढ़ गई है तो वो सोचे सेल्फ डेवलपमेंट है, वो नहीं है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट है कि आपका शरीर के साथ साथ बौद्धिक विकास भी हुआ है क्या, आपका थोड़ा इमोशनल, आपको इमोशन हैंडल करने का तरीका थोड़ा बेहतर हुआ है क्या, प्लस आपकी नॉलेज बेहतर हुई है क्या, आपके स्किल्स बेहतर हुए हैं क्या, आपके रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं क्या। तो अगर हम इन सब चीज़ों पर बेहतर हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा हूँ। बट आजकल के जो सो कॉल्ड जेनजी हैं उनको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं और अगर उनको बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, जेन जी को ना बहुत बदनाम किया जाता है
और लोग भूल जाते हैं जो अब हमारी उम्र में आके जेन ज़ी के बारे में बातें करते हैं, हम भी कभी ना उस उम्र के थे, और हमारे बारे में भी जो आज हमारी उम्र के लोग हैं ना, वो ऐसी ही बातें करते थे कि इनके अंदर पेशेंस नहीं है, ये मेहनत नहीं करना चाहते, ये लाना है धमकाना है। आई टोटली डिसएग्री विद दिस, ओके, टोटली। देखिए जेन ज़ी जो है ना, इनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपोजर है, राइट, इनके पास हमसे ज़्यादा कंफर्ट इन्होंने देखा है, इसमें उनकी गलती नहीं है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बेटा पैदाइशी उसने देखा है कि उसके घर में सब साजो सामान है, वो स्कूल की बस है, फीस टाइम पर जाती है, बापू ने कभी नहीं कहा कि तुझे ये चीज़ नहीं दिलाएंगे, तो इसमें उसका कसूर नहीं है। तो वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पला है उस उम्र में जी। अब जब उसकी पूरी परवरिश उस एनवायरनमेंट से हुई है, तो अब सडनली 25-26 साल में वो वैसा मेहनती हो जाए जैसा मैं 25-26 साल में था, तो ये अनुचित अपेक्षा है। और ख़ासकर एक और चीज़ जो जेन जी हम करते हैं, कई बार ना हम लोगों को सिर्फ उम्र के कारण जेन जी में कर देते हैं, लेकिन सेम उम्र के लोग बुलंदशहर के आपको अलग मिलेंगे, ओके, सेम उम्र के लोग दिल्ली में ही अलग अलग दिल्ली के एरिया में आपको अलग मिलेंगे। तो जेन जी उम्र से नहीं होते, एक्चुअली ये होते हैं वातावरण की वजह से। ओके, जैसे जिस ज़माने में मतलब मैं जेन जी था उस ज़माने के हिसाब से, तब उस ज़माने में हमारे साथ के कुछ दोस्त होते थे जिनका आदतें, शौक, रहन सहन का तरीका हमारे जैसा नहीं था। वो हमारी तरह के फुर्ती में या जल्दी में नहीं थे। राइट, क्यों? क्योंकि उनके घर में सुख सुविधा थी, उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं थे। राइट, अच्छा, जिनके ऊपर वो प्रेशर होते हैं, अब उनको उन वातावरण के और परिस्थिति के अनुसार वो थोड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि हम जी, जब एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाते हैं, जी, तो हम ये चाहते हैं कि ये ना वो वाली गलतियां ना करें जो हमने कभी की थी। हाउएवर कुछ गलतियां हैं जो लोगों को अपनी उम्र के साथ करनी होती हैं, और उसी से फिर वो लॉन्ग टर्म लर्निंग लेते हैं। तो जेन जी नंबर एक, हर सेम उम्र का आदमी सेम तरीके का नहीं है। एक तो ये गलत फहमी लोगों को नहीं रखनी चाहिए। दूसरा, हम लोगों की जनरेशन में 2-3-4 भाई बहन होना बड़ा नॉर्मल बात थी। बिल्कुल। अब आजकल की ये जो जनरेशन जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, ये जनरली सिंगल चाइल्ड है या एट द मोस्ट भाई बहन दो होंगे। भाई बहन, राइट, राइट। अब आप देखिए उसमें परवरिश का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमारे तो मैं देखूं जो नाना नानी थे और जो हमारे मतलब मामा जी मौसा जी जो थे, ये तो 8-8, 9-9 भाई बहन हुआ करते थे। दैट्स व्हाट। तो अब उस जनरेशन में उस तरीके, फिर जो पालन पोषण के तरीके होते थे वो अलग होते थे, अलग तरह की वैल्यूज डेवलप होती थी। राइट। अब हमारे को हमारे मतलब ताया जी भी, चाचा जी भी डांट जाते थे। ना सिर्फ डांट जाते थे, कभी कभी धूल मिट्टी साफ कर जाते थे। स्कूल में टीचर हम पे धूल मिट्टी साफ कर लेते थे। बिल्कुल। कॉलेज में रैगिंग होती थी। आजकल तो आप बच्चे को मार दो तो एकदम नहीं, बच्चे को बाहर वाला नहीं, घर वाला ही नहीं मार दे। राइट। अब जिस बच्चे ने पूरी जिंदगी कभी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, अब आप सडनली उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बॉसेस की बात को यस सर करना शुरू कर दे। वो किसी मजबूरी में शायद कर भी देगा, लेकिन वो उसको उसकी आदत नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो जैसे हमारे माँ बाप हमें बचपन में पीट दिया करते थे, वो सही हुआ करता था? नहीं, मेरे ख्याल से उस समय के जैसे बच्चे और हालात थे, ठीक ही था। सर मुझे तो ऐसा लगता है आजकल के बच्चों को देख के कि हम शरीफ हुआ करते थे सर। मतलब जैसे आप हैं या मेरी जनरेशन है, हमने देखा है कि ज़िंदगी कैसे एनालॉग से डिजिटल हुई है। मैंने देखा है कि वो एंटीना कैसे सुधारना पड़ता था, तब टीवी आता था, या ब्लैक एंड वाइट टीवी वाला ज़माना, या फिर रामायण लोग देख रहे हैं तो वहीं प्रभु जी आ गए, प्रणाम कर रहे हैं उनको। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, घर के बाहर सब लोग इकट्ठे होकर खेलते थे, सारी की सारी चीज़ें। बाइक में RX 100 जिसके पास होती थी उसके बहुत अच्छी बाइक हुआ करती थी। तो हम तो सर ऐसे थे कि अगर हमारे माँ बाप ने हमको डांट दिया तो हम या तो शांति से बैठ जाते थे, या फिर पिता के सामने आने की हमारी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। बट आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूं, अगर मैंने डांट दूं 10 मिनट बाद वो एकदम खिलखिलाता हुआ आके मेरे से बात करने लग जाएगा। उसको कोई प्रेशर नहीं लगेगा थोड़ी देर पहले तो मेरे को डांट पड़ी है। तो सर ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है आज के बच्चों में और पुराने बच्चों में। हाँ, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हो गया ना, पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हो गया। और देखिए, अगर आपके भी अगर आज 4-5 बच्चे हो ना, आपका भी पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। नहीं सर, 2 बहुत है। वही मैं कह रहा हूँ। तो पुराने वालों को सलाम है, उन्होंने 4-4, 5-5 बच्चे, और जैसे आप कह रहे हैं 9-9, 10-10 बच्चे भी कई लोगों ने पाले हैं। लेकिन आपने इस वजह से ना कभी शिकन नहीं देखा होगा माँ बाप के चेहरे पर। राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, तब घर में इनकम एक होती थी, सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती थी। राइट। अब घर में इनकम डबल है, संख्या कम है। जॉइंट फैमिली तो खैर रह ही नहीं सकती है, और फिर भी तनाव में।
फिर सोशल मीडिया पे दोस्त ढूंढ रहे हैं, राइट, शादियों में लोग नहीं आ रहे। एग्जैक्टली, वैसे वो बाराती कई बार ज़्यादा बाराती कम होते हैं, बैंड वाले ज़्यादा होते हैं। और वैसे सोशल नेटवर्क पे 5,000 दोस्त, 15,000 दोस्त, 20,000 दोस्त, एग्जैक्टली, राइट। अच्छा, अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। राइट। 1 मिलियन की फॉलोइंग है। हमारे समय तो डिप्रेशन का वर्ड हमने सुना ही नहीं था। अरे डिप्रेशन, उसको दोस्त डांटते थे कि क्या बातें कर रहा है तू, डिप्रेशन। हमने तो मतलब वो ठीक है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते थे, पर लेकिन देखिए अगेन हम अपने आप को अब आज की जनरेशन से अगर कंपेयर करेंगे, उनके साथ जाति करेंगे। मैं बार बार वही कहना चाहता हूँ लोगों से, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो डिफरेंट है, उनकी वातावरण डिफरेंट है, उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुए हैं लाइफ के वो डिफरेंट हैं। तो उनका जो ब्लूप्रिंट है, सॉफ्टवेयर है, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो आपको अगर उनके साथ काम करना है तो आपको थोड़ा सा ना अपना जो ब्लूप्रिंट है उससे उसको कंपेयर ना करें, बस मेरा इतना ही कहना है। ओके, द मोमेंट यू विल कंपेयर यू विल स्टार्ट जजिंग देम। और मेरी सिंपल लोगों से रिक्वेस्ट है, अंडरस्टैंड मोर, जज लेस। ओके, और ऑन द कॉन्ट्री क्या होता है पता है, जिस चीज़ को आप समझते नहीं है ना उसको जज ज़्यादा करते हैं। राइट। बट सर ऐसा नहीं देखा आपने कि आजकल जो ऑफिसेज में बच्चे आ रहे हैं नए, उनका फोकस पैसों की तरफ ज़्यादा है, काम के प्रति कम है? देखिए अगेन इट डिपेंड्स, जैसे कि मैंने कहा, आप एज ब्रैकेट से किसी को ना सेम ब्रैकेट में मत डालिए। मेरे ऑफिस में मेरे पास, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अब ये भी देखेंगे वो लोग भी कभी। अब मेरे ऑफिस में सेम एज के 3 बच्चे हैं। अब इनको बच्चे नहीं कहेंगे, अब हम बच्चे कह रहे हैं क्योंकि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन तीन जो हैं टीम मेंबर्स, अब उन तीनों का जो वर्क एथिक्स है सेम नहीं है। ओके, जबकि एज सेम है। तो एक है जो बहुत अच्छा काम करना चाह रहा है, जितना कहो उससे ज़्यादा करता है। पिछले 5 महीने से उसने एक छुट्टी नहीं ली है। ओह, आज के समय में आप कहते हैं ना जेनजी वाले काम नहीं करते, एक छुट्टी नहीं, सिंगल छुट्टी नहीं उसकी। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा काम करता है। अच्छा, इशारे में समझता भी है। अच्छा, उसको हल्का फुल्का अगर आप फीडबैक दो वो फीडबैक भी सुन लेता है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और भी हैं, वो भी जेनजी हैं, उनसे हमें थोड़ा काम कराना होता है। तो एज से नहीं, अगेन डिपेंड्स कि आप किस वातावरण से आ रहे हैं, आपके आसपास के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, तो फिर हमें अकॉर्डिंगली उनके साथ ना एडजस्ट करना होता है। तो फिर अगर आज की तारीख में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और अगर उसे हायरिंग करनी है, तो फिर कौन कौन से पैरामीटर्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए हायरिंग करते समय? देखिए डिपेंड करता है हायरिंग करने समय कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक किताब है, डोंट हायर द बेस्ट, हायर द राइट। समटाइम्स द बेस्ट पर्सन मे नॉट बी राइट फॉर यू। राइट, एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो आपकी वर्क रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसके बारे में ना आप एज एन एंटरप्रेन्योर बड़े क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए, और अपनी अपेक्षा को साफ मेजरेबल टर्म्स में उसको बताइए कि अगर ये मेरे पैरामीटर्स हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर हैं तो चलो आगे काम करते हैं। अच्छा, अगर आप इस पर पैरामीटर पे नहीं काम करते तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। 1 महीने बाद ये कॉन्सिक्वेंस है, 2 महीने बाद ये कॉन्सिक्वेंस है, 3 महीने बाद ये कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा किया तो ये है, नहीं अच्छा किया तो ये है। आप इनके साथ ना ऑब्जेक्टिव रहिए। इनके साथ आप ये मत मान के चलिए, जैसे मैंने एक बहुत सालों तक ये गलती की है, हम ना कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये तो बेसिक है, इतनी अकल तो होनी चाहिए उसको, इतनी समझ तो होनी चाहिए, ये कौन बताता है? राइट। वो हमारी अजम्पशन है। कुछ चीज़ें आजकल आप मान के मत चलिए कि ये समझते हैं। ओके, आप उसको ना क्लैरिफाई कर दीजिए, उसको वेरीफाई कर दीजिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हम प्रॉपर वे में जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं, KRA, KPIs, SOPs, ये पूरा उनको बना के दें? ये तो बनाना ही चाहिए। और उसके साथ आप इनको ये भी बताएं कि KRA, KPI पूरा होने पे, पॉजिटिव होने पर क्या आउटकम है और नेगेटिव होने पर भी क्या होगा। ओके, वो कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएं। लेकिन वो जो एक पुरानी आदत है ना हमारी आवाज़ ऊंचा करके समझाने की, किसी को खड़े करके डांटने की, वो देखिए पहले चल जाता था, अब नहीं चलता। अब आप उनको ये बताइए कि भाई देखो ये तुम्हारे KRAs थे, ये डेडलाइंस थी, तुमने अग्री किए थे, अब नहीं किए तो अब ये कॉन्सिक्वेंस है भाई। ओके, मतलब रेजिंग योर वॉइस इज़ नॉट द सोल्यूशन। राइट। हाँ, यू रेज योर प्रोसेसेस,
यू कम्युनिकेट योर प्रोसेसेस, आप अपनी अपेक्षाएं थोड़ी मेजरेबल टर्म्स में बताइए। अच्छा, और सिर्फ बताइए मत, थोड़ी उनकी भी कभी कभी सुन लीजिए कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग। ओके। हाँ, तो वो जो पहले चल जाता था ना एक वो, देखिए आई एम श्योर अब आपने भी बहुत काम किया है तो आपने देखा है अब कॉरपोरेट्स में, देखिए वो पहले वाला ज़माना चला गया कि किसी को आप नौकरी पे रख रहे हैं तो आप उस ही शुड फील थैंकफुल, ग्रेटफुल, राइट। है ना। जैसे पहले हम लोगों की जब जॉब लगती थी तो माँ बाप बड़े खुश होते थे कि वाह जी वाह नौकरी लग गई इसकी, और जिसने नौकरी दे दी हम हमेशा अपने आप को समझते थे कि हमें नौकरी दे दी, ये बेवकूफ़ आदमी है, हमें कैसे दे दी, राइट। तो हमारा फिर वो जो एटीट्यूड होता था, हम प्रूव करना चाहते थे कि हमें कुछ आता है, आपने अच्छा फैसला किया है। अब ऐसा नहीं है, उनकी ऑलरेडी अपने बारे में सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है। उनको बचपन से उनके माँ बाप ने बता रखा है तू बहुत बढ़िया है, टीचर ही बकवास है, इसको पढ़ाना नहीं आता है, और कोच को कुछ नहीं आता है। इन्होंने इतनी अपनी तारीफ सुनी है ना, तो अब आप सडनली उनको बताने लगते हो कि ओह तेरे में ये कमी है, वो है, ये आदमी गलत है, राइट। तो अब उनको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, तो उनके साथ डील करने का तरीका ना वो कंट्रोलिंग पेरेंट वाला नहीं हो सकता, ओके। थोड़ा नर्चरिंग पेरेंट वाला चलता है, जैसे आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं आजकल जी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी बेटी भी अब डॉक्टर बनेगी, अब वो भी कहीं ना कहीं जाके अब वो डॉक्टरी की अब पढ़ाई करेगी, प्रैक्टिस करेगी। अब मेरी बेटी को पढ़ाना ना बड़ा डिफरेंट है दैन जैसे मेरी वाइफ ने पढ़ा होगा। सर हम लोग बहुत लॉजिकल नहीं हुआ करते थे। आजकल के बच्चों के जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बचपन में छोटे थे तो बोलते थे वहाँ मत जाना बाबा आ जाएगा, राइट। आजकल के बच्चे को बोलोगे कि वहाँ मत जाना बाबा आ जाएगा तो पूरी बायोग्राफी चाहिए उसको उस बाबा की। नहीं, नॉट जस्ट दैट, वो फट चैट जीपीटी से पूछ लेगा, उसको पता चल जाएगा बाप झूठ बोल रहा है। अब इनका जो एक्सपोजर है, देखिए पहले ना वो जानकारी के लिए और बाकी सब के लिए हम पर ही डिपेंडेंट रहते थे टिल अ सर्टेन एज। एग्जैक्टली। अब वो है नहीं। अब आप 12-13 साल के बच्चे को बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते हो, वो फट बता देता है कि पापा कैसी बात कर रहे हो ये देखो। तो इसलिए अब जो हमारी जनरेशन के लोगों की जो शिकायतें वो इसलिए हैं, एक्चुअली दे आर टू स्मार्ट। जेन जी जिसको हम कह रहे हैं ना, दे आर टू स्मार्ट। प्लस ये उतना नहीं चीज़ों को उतने उस वैल्यू से नहीं देखते जिस वैल्यू से हम देखते थे, राइट। उसमें डिफरेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो ये सोचने का तरीका है ये सारी ज़िंदगी ऐसा रहने वाला है। हमारा भी पहले था, हमारा भी चेंज हुआ है, तो कुछ हालत और हालात कराते हैं, इनके भी कराएंगे। पर इनके बारे में ना वी आर समटाइम्स टू मच इन अ हरी। आप खुद सोच के देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब बच्चे ज़्यादा बैठते हैं कि पहले ज़्यादा बैठते थे? अब बहुत ज़्यादा बैठते अब ज़्यादा बैठते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना आसान काम है क्या? तो ये जेन जी के ही तो बैठ रहे हैं, इनका जज्बा देखो। और अब तो उसमें भी एग्जाम्स आ गए हैं जब पहले एग्जाम नहीं हुआ करते थे। तो इनका तो कंपटीशन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, हर फील्ड में इनके कंपटीशन है। स्पोर्ट्स में कंपटीशन है, म्यूजिक में मतलब अब कोई फील्ड ऐसी है नहीं जिसमें कंपटीशन नहीं है। अच्छा, पहले कोई भी कैसा भी हो नौकरी तो मिल ही जाती थी। अब आप लेके दिखाओ नौकरी। आप अब अगर आप ऐसा है कि बिल्कुल स्किलफुल नहीं हो, मतलब कुछ भी स्किल्स आप में नहीं है तो आप कहीं नहीं पूछे जाओगे। तो इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में जेन जी जी रही है और इसको आगे और जीना है। तो आई एम श्योर इनमें टैलेंट है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये। ओके, तो आज की जो जेनजी है इनको सेल्फ डेवलपमेंट के नाम पे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, पूरा हिंदुस्तान बड़ा वाह गदगद हो रखा है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए जो हम युद्ध जीते हैं 2.5 दिन में, ये हम क्यों जीते हैं? क्योंकि हमने अपनी ना टेक्निक्स डेवलप की हैं, राइट। हमने अपने आर्म्स, वेपनरी, अपना रडार्स, मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम ये डेवलप किया है। खाली मोटिवेशन से नहीं होता। मोटिवेशन में आकर आप मतलब जान दे सकते हो, लेकिन मोटिवेशन से आप जंग नहीं जीत सकते। खाली मोटिवेशन मल्टीप्लाइड विद स्ट्रैटेजी, मल्टीप्लाइड विद राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जिस भी व्यक्ति को सेल्फ डेवलपमेंट करना है, बिजनेस शुरू करना है, उसको राइट स्ट्रैटेजी चाहिए, उसको राइट टूल्स चाहिए, राइट टेक्नोलॉजी चाहिए। और इसका ज्ञान अगर नहीं बढ़ाएंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी, अब ये कॉर्पोरेट्स में जो थोड़े बहुत निकम्मे बच गए थे उनकी नौकरियां खा गया चैट जीपीटी, और बाकी अभी और खा जाएगा, राइट। ठीक है। अब जैसे अब आप सोच के देखिए, अब मूवीज़ बनेंगी विदाउट स्टार्स, राइट। आई कैन क्रिएट एनी स्टार, एग्जैक्टली। किसी भी फीचर का स्टार, किसी भी अच्छी आवाज़ वाला, किसी भी हाइट वाला स्टार। अच्छा, मेरे वाला स्टार बूढ़ा नहीं होगा कभी। न्यूज़ में तो एआई वाले आ ही गए ना, ये न्यूज़ में तो आ ही गए, अब मूवीज़ बनेंगी स्टार्स पे। तो अब आप सोच के देखिए, ये जो अभी एआई जो तहलका अभी मचाएगा,
वो जितने भी ढीले लोग हैं जो किसी भी वजह से सिस्टम की कमियों की वजह से चल रहे थे, वो तो चलने बंद हो जाएंगे। तो अब सेल्फ डेवलपमेंट के अलावा कोई दूसरा एक्चुअली ऑप्शनल अब है नहीं। तो बेस्ट तरीका क्या है सेल्फ डेवलपमेंट का, कि हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें या कोई ऐसी चीज़ें जो लाइफ में रूटीन में उसको परमानेंटली लेके आना ही आना चाहिए? एग्जैक्टली क्या है आपके हिसाब से? नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे पहला है करंट सब्जेक्ट और फ्यूचर सब्जेक्ट जो आने वाले हैं उससे रिलेटेड पढ़ाई करें। ओके। विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट टेक्निकल नॉलेज अब ये लोग नहीं चलेंगे। आई हेट टू से इट, लेकिन अभी आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाखों बच्चा बड़ा खुश है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये बच्चे जो आज बड़े खुश हैं, इनको चेक कर लेना चाहिए जो पिछले 20-25 साल से पढ़ के गए हैं उनका हुआ क्या है। एग्जैक्टली। बट सर यहाँ पे तो इन लोगों को ये लगता है कि हमारी पढ़ाई से क्या ही मतलब है, हमको एक स्किल पे मास्टर कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब स्किल पे काम करना होगा, आपको टेक्निक सीखनी होंगी, आपको टूल सीखने होंगे। राइट। तो अब अगर आप टेक्निकली स्किल्ड नहीं हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। एग्जैक्टली। पहले हमारे में क्या होता था, तो आप थोड़ी अंग्रेजी बोलते तो ये पढ़ा लिखा आदमी है। हाँ, अब अंग्रेजी तो सारे बोल रहे हैं। अब अगर आप टेक्निकली स्किल्ड नहीं हैं तो आप अपने फ्यूचर के साथ रिस्क ले रहे हैं। राइट। तो कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई फील्ड चुन लो, लेकिन उसमें ना टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़ाओ। देखिए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहते थे ना कि अच्छा लीडर की एक चीज़ जो ज़रूर होनी चाहिए वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। बाकी सब ठीक है, वो जो सॉफ्ट स्किल आप कह रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन अगर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आप नहीं हैं और आप बातें ही सिर्फ करते हैं, और थोड़ी देर के बाद ना फॉलोअर्स को दिख जाता है, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक इज्जत नहीं होनी आपकी। एग्जैक्टली। तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस, टेक्निकल एबिलिटीज़, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं है तो फिर कलाम साहब का कोट है ना, इफ़ यू डोंट सल्यूट योर जॉब यू विल हैव टू सल्यूट एवरीबॉडी। राइट। अगर अपने काम को सलाम नहीं करोगे तो फिर सारी दुनिया को सलाम करना पड़ेगा। तो चेक कर लीजिए सर। ओके। तो एक तो आपने बताया कि टेक्निकली वो बहुत साउंड होना चाहिए, इसके अलावा ऐसी कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए जो उसकी डेली हैबिट्स में होनी चाहिए, या डिसिप्लिन वे में उसको उस चीज़ों को करना ही करना चाहिए? ऑफ कोर्स सेल्फ डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन एक धधकती आग की तरह होता है, कि अभी आपने पॉडकास्ट में लोगों को कुछ बताया और वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए, बट अभी जो जिस जोन में है 2 घंटे 3 घंटे बाद उस जोन से धीमे धीमे बाहर जाना शुरू कर देंगे और शाम तक वो सब चीज़ें भूल चुके होंगे और वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएंगे। तो जितना मैंने सीखा समझा है कि मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन देखिए उन्हीं लोगों में आता है। देखिए मोटिवेशन है 2 तरीके का है जी। वैसे तो आप थ्योरी में जितना मर्जी पढ़ सकते हैं, जी, पर जस्ट टू समराइज, पहला मोटिवेशन है भय। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर है डर। जैसे जब डॉक्टर कह देता है ना कि भाई अब अगर तुमने सैर शुरू नहीं की तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो फिर आदमी बारिश में भी छतरी लेके भी जाता है, बट वॉक करने ज़रूर जाएगा। तो वॉक करने ज़रूर जाएगा। तो अब ये जो ये एक्शन आया है, मोटिवेशन आया है, ये भय से आया है। अगर बीवी धमकी दे दे कि भाई अब अगर तूने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो अब वकील बात करेगा, तो अपने आप आदमी को कंट्रोल आ जाता है। राइट। अगर बॉस कह दे कि ये तेरी आखिरी गलती है, इसके बाद पर्चा मिलेगा, तो अपने आप परफॉर्मेंस सुधर जाती है। तो भय तो एक मोटिवेटर है ही, और अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा दुर्भाग्य है, ज़्यादातर लोग इसी से मोटिवेट होते हैं। ज़्यादातर लोग, सही बात है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी से मोटिवेट होते हैं। हाउएवर, आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं लेकिन उनको भय नहीं है कोई। राइट। भय नहीं है लेकिन मोटिवेटेड बहुत रहते हैं। अगर मैं एक बेसिक सिंपल एग्जांपल भी दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए आपके कम्युनिटी पार्क्स में रोज़ सुबह के समय रेगुलर जो लोग आते हैं उसमें ज़्यादातर या तो एल्डरलीज होंगे या वो लोग होंगे जिनको अब थोड़ा बहुत कोई मेडिकल इशू हो गया है तो उसको ध्यान रखना है, तो वो कभी मिस नहीं करते वॉक वगैरह। राइट। तो अब वो जो उनके जो कंसिस्टेंसी आई है लाइफ में, जो सेल्फ डेवलपमेंट हो गई है उनकी, उसके पीछे का जो पुश है वो भय है। उनमें से आधे से ज़्यादा को पता है कि अगर अब नहीं गए तो गए। राइट। तो हाउएवर, जिनको हम जेन जी कह रहे हैं, वैसे 5 बजे जिम खुल जाता है, सुबह 5, 6, 7 बजे यंगस्टर्स भी नींद छोड़ रहे हैं और जिम में जा रहे हैं। अच्छा, इनको तो कोई मेडिकल इशू नहीं है, इनको तो कोई मतलब जीवन मृत्यु का भय नहीं है।
लेकिन ये वहाँ जाके सुबह की नींद त्याग करके लोहा खींच रहे हैं, तो इट्स नॉट फियर, इट इज़ उनका जो अपना स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ है वो हमारे से बेहतर है। राइट। उनका स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ ये नहीं है कि मेरा बीपी 80-120 रहना चाहिए, शुगर 100 से नीचे रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल 150 से नीचे रहना चाहिए, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। उनका स्टैंडर्ड बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट साइज, इतना पुल कर लेता हूँ, दैट्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। तो अब उनका स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ में फ़र्क है। तो जो दूसरी चीज़ आदमी को मोटिवेट करती है वो है उसके अपने स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड। जैसे आपको सुन के हैरानी होगी, मुझे आज से 15 साल पहले वो जो बिग बॉस को जो करते हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कोई होती होगी, तो उनके यहाँ से एक कॉल आया था जी कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू। तब उस ज़माने में जब ये यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं था, मेरा कोई किसी कंपनी में कोई टॉक हुई थी, उसका कोई वीडियो बहुत किसी ने डाल दिया था, वो पॉपुलर हुआ था, उससे शायद उनको पता चला होगा जी। तो मैंने कहा जी कौन सी जगह पर होगा ये प्रोग्राम, क्या है? वो कहते जी ये बिग बॉस। मैं कहा बिग बॉस? कहे हाँ जी। तो मैं कहा आप पैसे देते हो? कह रहे नहीं जी, हम पैसे क्यों देंगे। तो मैं कहा फिर मैं क्यों आऊँगा? कह रहे जी आपको पब्लिसिटी मिलेगी। मैं कहा बिग बॉस की पब्लिसिटी किसको चाहिए? आई एम नॉट सेइंग बिग बॉस इज़ अ बैड और वट एवर, लेकिन जो मेरे दिमाग में बिग बॉस का स्टैंडर्ड है ना, कि इसमें सब वही लोग जाते हैं जो फ़िलहाल अब चल नहीं रहे, जिनको दोबारा से कुछ इस्टेब्लिश होना है। ये मेरे दिमाग में 15 साल पहले था, और 15 साल पहले तो मैं ऐसा कुछ इतना जो भी आज हूँ तब तो उतना नहीं था। बिल्कुल। बट आई कुड से नो टू दैट एजेंसी। मुझे नहीं पता होता नहीं होता, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि मेरे को ना वो जो बिग बॉस का स्टैंडर्ड आज तक भी आई डोंट लाइक, कि उस प्रोग्राम में मैं जाऊंगा, वहाँ गालियाँ दूंगा भी और खाऊंगा भी। अच्छा, मैंने अपने घर में कभी चाय का कप उठा के नहीं रखा, वहाँ मैं रसोई में काम करूँगा, मतलब मेरे दिमाग में वो फिट ही नहीं हुआ। अच्छा, जब मेरे घर पे पता चला, यारों दोस्तों को पता, पागल है यार, टीवी पे आएगा, जाना चाहिए था तेरे को, जाना चाहिए था। मैं कहा ना भाई, मुझे 1% रिग्रेट नहीं है उसकी, आज तक रिग्रेट नहीं है। नाउ दिस इज़ व्हाट स्टैंडर्ड्स डू टू यू। देखिए, महाराणा प्रताप ना घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन वो जिले इलाही नहीं मानेंगे किसी को। सही बात है। तो ऐसा थोड़ी कि उनको मतलब, तो अब कुछ चीज़ें लोगों की ना स्टैंडर्ड होती हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। राइट। जिन लोगों के अपने लिए हायर स्टैंडर्ड सेट हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं विदाउट भय। उनका अपना वैल्यू सिस्टम उनको गाइड करता है, और जिस आदमी का वैल्यू सिस्टम क्लियर है, उसके पर्पस क्लियर होते हैं, उसके स्टैंडर्ड थोड़े से अपने लिए वो हाई रखता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास मुझे पॉडकास्ट के लिए आना है, मैं आपसे समय मैंने पूछा कि 15 मिनट पहले पहुंचना है, लेकिन मेरा जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि मैं ना कहीं पर भी जब टाइम कमिटमेंट है, मैं आधा घंटा पहले पहुंचता हूँ। ओके। अब इसमें कोई भय नहीं है। यहाँ मैं अगर 10 मिनट लेट हो जाऊँ, ये मेरा स्टैंडर्ड है। पर मेरा स्टैंडर्ड ये है कि मैं किसी की भी टाइम की ना बेकदरी नहीं करता, कि आपने कुछ टाइम रखा होगा सोच करके। सही बात। तो अब ये अपने आप से एक स्टैंडर्ड है कि नहीं यार, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और मेरा भी नहीं होना चाहिए। राइट। सो तो ये छोटी छोटी चीज़ों में देखा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स डू यू कीप फॉर योर सेल्फ। राइट। तो जो आदमी अपने लिए अच्छे स्टैंडर्ड्स रखता है लाइफ में, तो अब आप देखोगे जैसे जहाँ बुलाया ना जाए वहाँ जाना नहीं, हाँ। जो पचे नहीं वो खाना नहीं। तो ये सिंपल स्टैंडर्ड ही तो है। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग आपको पता है उनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, मतलब आपको करने में कई बार शर्मिंदगी होती है कि यार मैं इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा हूँ इसकी, लेकिन जिसकी कर रहे हो उसको महसूस नहीं होगी। बिल्कुल, मैंने ऐसे देखा ना, कोई ना कोई आपकी ज़रूर होगा ही होगा आपकी कंपनी में ऐसे भी जो कि सुन के कोई उसके असर नहीं पड़ेगा पर उसको। जैसे हमने सारी ज़िंदगी ना एक फार्मूला आज तक है, योर वी शुड बी ग्रेटर देन टी। वी शुड बी ग्रेटर देन टी मतलब योर वैल्यू एडिशन शुड बी ग्रेटर देन योर टेक अवे। जैसे आपको अजीब लगेगा, जैसे इस पॉडकास्ट में भी अगर मैं आऊँगा ना, तो मुझे ये रहता है कि यार इनका ना ये पॉडकास्ट चलना चाहिए। बिल्कुल। इट शुड क्रिएट मोर वैल्यू। अच्छा, जबकि यहाँ कोई टेक अवे नहीं है। राइट। हाँ, लेकिन वैल्यू एडिशन शुड बी ग्रेटर देन टेक अवे। अच्छा, ये रिलेशनशिप में भी होना चाहिए। राइट। ये वर्क रिलेशनशिप में भी होना चाहिए, ये देश के प्रति भी होना चाहिए। तो जिस आदमी का स्टैंडर्ड है दैट वी शुड बी ग्रेटर देन टी, वो ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहता है। उसको फिर वो टेम्पररी मोटिवेशन की डोज की वो कभी कभार डीमोटिवेटेड होता है, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स उसको अपने आप पुल करते हैं। दिक्कतें आती हैं लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड ऐसे हैं।
तो अगर किसी को लगातार मोटिवेटेड रहना है और कोई तरीका नहीं है, दे नीड टू रेज देयर ओन स्टैंडर्ड्स। देखिए महंगी घड़ी पहनने से स्टैंडर्ड रेज नहीं होता है, अपने से व्यवहार में अपेक्षाएं बढ़ाने से स्टैंडर्ड रेज होता है। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल यही है कि घड़ी कैसा है, मोबाइल कैसा है, गाड़ी कैसी है। नहीं वो भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गाड़ी मोबाइल है, इसमें एक और चीज़ जो मुझे सुकून देती है लाइफ में वो ये, अच्छा ये चीज़ मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई है जो आज तक काम आई है। हमें ये बताया गया जी बचपन से कि आप ना जो आपका एक्चुअल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड हो उससे 1 स्टेप बिलो का जीवन जियो। ओके। जैसे अब पुरानी सोच है पर अभी भी ना कर्जा बुरा लगता है कि अगर कर्जा हो ना तो बुरा लगता है। बट आजकल क्रेडिट कार्ड का ज़माना है सर। नहीं क्रेडिट कार्ड तो वो ठीक है, आप हर जगह इतना कैश कैरी नहीं कर सकते, वो ठीक है। लेकिन जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो हमारी कंपनी में सिस्टम है एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जितना टोटल ड्यू है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है आज भी, क्योंकि हम वो पुराने वाले हैं ना जी। अभी भी कर्जा बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आपको कोई बड़ी कंपनी फैक्ट्री खोलनी तो ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक लोन, राइट। और लोन भी उसी को मिलता है जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, राइट। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि हैविंग सर्टन स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ, एडिंग मोर वैल्यू देन योर टेक अवे, अगर इन बेसिक चीज़ों को आदमी रखे मोटिवेटेड ही रहता है। ओके। अब जैसे आप बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाते हैं, व्हाट अबाउट डिसिप्लिन? जिसके स्टैंडर्ड हाई होंगे वो डिसिप्लिन अपने आप करता ही है। जैसे जैसे आपका जो रूटीन है उससे पता चलता है आपके गोल कैसे हैं। ओके। जैसे जैसे मेरा गोल मैराथन दौड़ना नहीं है, वो मेरे रूटीन से पता चलता है। मेरे रूटीन में ना दौड़ना है, ना कोई खाने पीने के परहेज़ हैं, ना कोई एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि मैराथन दौड़ना मेरा गोल है ही नहीं। लेकिन जिसका होगा उसके रूटीन में रनिंग ज़रूर होगी, उसके रूटीन में खाने पीने का परहेज़ होगा, उसके रूटीन में कुछ मसल से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होंगे। जिस क्वालिटी का आप गोल बनाते हो उस क्वालिटी के फिर आप डिसीजंस लेते हो। उस तरह की चीज़ों को आप हाँ कहते हो, कुछ तरह की चीज़ों को फिर आप ना कहते हो, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स अगेन विथ क्वालिटी ऑफ योर गोल। और क्वालिटी ऑफ गोल आदमी का कहाँ से बनता है? विद द स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव फॉर योर सेल्फ। तो इसलिए मैंने बेसिक चीज़ जो आपको बताई है। अच्छा, मैं किसी के ना स्टैंडर्ड उसके लिए मैं बढ़ा नहीं सकता कि भाई तू अपने लिए स्टैंडर्ड बढ़ा। ये ना एक अंदर से एक आग होती है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं होती है। तो जिनमें है वो डिसिप्लिन में रहते हैं, वो अपने आप अपना रूटीन सेट रखते हैं, और जिनमें नहीं है, जिनको धक्का स्टार्ट कराना है, तो उसके बाद एक ही तरीका है जी, भय। उनको भय का डंडा दिखाओ तब तक वो चलते रहते हैं। अच्छा, जब थोड़े स्लो हो फिर भय दिखा दो फिर चलने लग जाते हैं। मुझे लगता है भय का कंसेप्ट तो बहुत पुराना है हमारे यहाँ। हाँ, कि जैसे पहले के जैसे ऋषि मुनि होते थे तो नॉर्मल इंसानों को कुछ चीज़ें नहीं समझा पाते थे वो, तो उन्होंने उसको भगवान से जोड़ दिया कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा तुम्हारी लाइफ। हाँ बिल्कुल। नहीं, अभी भी जैसे आपको अगर इसीलिए तो कहते हैं कि अरे नहीं गलत काम नहीं करने वरना नरक जाओगे, भगवान देख रहा है, नरक जाओगे, या अच्छे काम करो। तो अब ठीक है, लेकिन अब आजकल तो लोग थोड़ा विश्वास नहीं कर रहे इन चीज़ों में, दे डोंट वांट टू टेक चांसेस। सर आपने बहुत सारी चीज़ें बात करी, इसमें बहुत सारे लोग आज की तारीख में मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत बात करते हैं कि ये जो लाइफ है आज की तारीख में ये हमने मैनिफेस्ट करी थी एक दिन, तब है ये। उसके ऊपर फिर सीक्रेट बुक पढ़ते हैं, चीज़ें अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें करते भी हैं और फिर आके बोलते हैं कि ये सब बकवास से कुछ नहीं होता, हमने तो करके देखा, हमें रिजल्ट नहीं मिले। देखिए, सीक्रेट एक तो बहुत पुरानी किताब हो गई है, 20 साल पुरानी किताब हो गई है, बहुत फेमस किताब हुई थी। मैंने भी जब वो नई किताब आई थी बहुत पढ़ी थी जी। मैंने उसको प्रचारित भी बहुत किया था। अच्छा, मैं उससे प्रभावित भी बहुत था। अच्छा, था का मतलब ये नहीं कि मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ना कुछ और चीज़ें भी पता है। फॉर एग्जांपल सीक्रेट किताब लोगों को इसलिए अच्छी लगती है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ सोचना ही तो है, अच्छा ही तो सोचना है, राइट, और बिल्कुल शक नहीं करना, अपने पे अच्छा सोचो कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पॉजिटिव सोचो पूरे मैं, हाँ पॉजिटिव सोचो सारा दिन बस आप। हैं लोग भूल जाते हैं जिस प्रकृति में आप और मैं रहते हैं, हेयर योर इंटेंशंस डोंट मैटर until and unless they are backed with action. राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप मंगलवार का व्रत रखते हैं सपोज, और आप जय बजरंगबली कह के छत से कूद जाओ, ग्रेविटी आप पे फिर भी काम करेगी। बिल्कुल करेक्ट। और हनुमान जी को ब्लेम ना करें कि मैंने आज व्रत रखा था जी, देखो फिर भी मैं नीचे आया, बचाने नहीं आए। हाँ, कि मेरे को बचाने नहीं आए। यार, हनुमान जी को ऐसी चीज़ों में तंग ना करें।
प्रकृति एक्शन पर काम करती है। जैसे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप 6 फुट से ज़्यादा 7 फुट से ज़्यादा गहरे स्विमिंग पूल में चले गए तो पानी कोऑपरेट नहीं करेगा, डुबाएगा। चाहे आप नमाज पढ़ते हो चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो। लेकिन अगर आपको स्विमिंग आती है तो पानी आपका दुश्मन नहीं है। राइट। पानी तो एक्चुअली ऊपर पुश करता है, लेकिन लोग पानी में डूबते हैं और जब समुंदर में डूबते हैं जहाँ कितना पानी पुश कर रहा है ऊपर, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको ऊपर फेंकता है ना पानी तो, बिल्कुल। लेकिन लोग इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर में डूब जाते हैं क्योंकि उसका सिस्टम है, नेचर का एक सिस्टम है। नेचर रिवॉर्ड्स एक्शन नॉट योर थॉट्स। लेकिन लोग ना थॉट्स आसान है, एक्शन मुश्किल है। जैसे मैं कई लोगों से कहता हूँ जी डिप्रेशन में जो होते हैं चिंता बहुत करते हैं, मैं कहा ठीक है वरी ऑन द ट्रेडमिल, जब भी चिंता हो ना ट्रेडमिल पे चलो। राइट। चलो ट्रेडमिल पे चलो। कह रही जी उससे क्या होगा, मैं कहा चल तो सही, एनर्जी भी चेंज हो जाएंगी उनकी, एनर्जी चेंज हो जाएगी ना। जब एक्शन लोगे ना गुरुदेव फिर थॉट प्रोसेस भी चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होते हैं। तो आप अच्छा सोचिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। सोचना अच्छा भी है, लाजिम भी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना अच्छा नहीं, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ बैक्ड बाय सम एक्शन। लेकिन होता क्या है, जब आप बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हो ना, वो किताब कैसे काम करती है, जब आप बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हो तो आपके ब्रेन में एक सिस्टम है जिसको RAS कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो उसका काम ये है कि आपके गोल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके आसपास आएगी वो उसको मिस नहीं करता। जैसे अगर आप बार बार सोच रहे हैं मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो RAS का काम इतना ज़रूर है कि वो गाड़ी सड़क पर आपसे मिस नहीं होगी, दिखाएगा आपको। इनफैक्ट वो आपको सिर्फ वही गाड़ी दिखाएगा, आपके लिए बाकी गाड़ियाँ दिखती नहीं है, आपको सिर्फ वही गाड़ी दिखती है। आपके एरिया में भी ज़्यादातर लोग वही गाड़ी ले रहे होंगे, आप अगर मैगजीन फ्लिप करोगे ना तो उसी गाड़ी की एडवर्टीजमेंट आपको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि बाकियों की आ नहीं रही, लेकिन RAS उसको मिस नहीं करता, आपका सारा फोकस उस पर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब आपको बार बार चीज़ विजुलाइज होती है, बार बार आप उसको वर्बलाइज कर रहे हो, तो चांसेस ऑफ यू टेकिंग एक्शन बढ़ जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती हैं, उसको आप मिस नहीं करते। लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है ना वो सोचने से नहीं आता, वो एक्शन से आता है, जब आप उसके साथ पर एक्शन लेते हो। तो मेरा हमेशा मैनिफेस्टेशन वालों से रिक्वेस्ट होती है कि आप अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन यहाँ रुकिए नहीं, उसके बाद कुछ कीजिए। क्योंकि देखिए मैं तो ज़्यादा अध्यात्म के बारे में नहीं जानता, पर मुझे भगवत गीता का एक ही चीज़ पता है साहब, कर्म के बिना नहीं होता। कर्म देखिए, नहीं तो कृष्ण जी अर्जुन को कह सकते थे तू मेडिटेट कर और मैं बाकी सेट कर दूंगा, लेकिन अर्जुन से ही काम कराया है। कृष्ण जी खुद ने भी काम किया है, कितने सारे श्लोक पढ़ा दिए नहीं श्लोक से पहले सारी जिंदगी काम किया है। आप कृष्ण जी का जीवन देखो, वो कभी तटस्थ थोड़ी रहे हैं, उन्होंने साइड ली है, एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं। जब से पैदा हुए थे भाई साहब उनकी सुपारी ले रखी थी लोगों ने, राइट। जाते जाते तक उनके जीवन में कष्ट रहे हैं, और लोग इन्हीं कृष्ण जी के सामने जाके कहते हैं हे भगवान मेरे जीवन में कष्ट ना हो। तो कृष्ण जी भी बांसुरी बजाते हुए सोचते होंगे तेरे को मेरा जीवन नहीं दिखता है। कष्ट होंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन वी नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल इट एंड नॉट लूजिंग बैलेंस। राइट। यही तो है ना। तो मैनिफेस्टेशन भी ठीक है, होता है, लेकिन देखिए आई एम श्योर आप बहुत ट्रैवल करते हैं। 50-60% लोग जब एयरक्राफ्ट में जा रहे होते हैं ना, तो एक नेगेटिव विचार तो आता है ना, बिल्कुल आता है कि यार कहीं लैंड हुआ कि नहीं, मतलब लैंड कर पाएगा आप नहीं कर बताना पाएगा। जी कितने % जहाज इधर उधर हो रहे हैं, जबकि लाखों लोग ऐसी मैनिफेस्टेशन तो करते होंगे। तो ये शोशा है जी, आजकल सब कुछ चल रहा है तो ये भी चल रहा है, बट एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा एक्शन आप किसी भी इंटेंशन से कर लो उसका रिजल्ट है। आप ना पॉजिटिव सोचो और ये बिजली के प्लग में उंगली डाल दो, रिजल्ट है। अच्छा आप नेगेटिव सोचो और रोज सेब खाओ, फायदा होगा। आप सोचो कि ये जहर है लेकिन खाओ सेब, फायदा होगा। लेकिन आप जहर को खाओ ये सोच के नहीं जी ये तो आनंद है। नेचर डज नॉट गिव अ हूट कि आप अपने इस डब्बे में क्या कर रहे हो। एक्शन में अगर किया, नेचर ना आपका दुश्मन है ना आपका दोस्त है। नेचर रिवॉर्ड्स एंड पनिशेस एक्शन। ओके। हाँ, आप अपने दिमाग में जो मर्जी गुणा भाग करते रहो। देखिए आप और मैं ना अपने दिमाग में जो चल रहा होता है इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, नेचर को नहीं पता आप अपने डब्बे में क्या कर रहे हो। पर सर बोलते फिर ये क्यों बोलते हैं कि थॉट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाँ वो तो रखना ही चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ रुकना नहीं चाहिए। और थॉट्स, अब जैसे डिप्रेशन क्या है, थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग क्या है, थॉट्स ही तो हैं। ज़्यादातर दुनिया इसी में तो परेशान हो रही है। मैं इसीलिए लोगों से कहता हूँ थोड़े ना हाथ पैर भी चलाओ, खाली दिमाग ही चला रहे हो।
थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा जॉग कर लो, थोड़ा लोगों से मिलाओ, कोई नया कुछ सीख लो, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, और थोड़ा मतलब बॉडी को भी तो मूव करो कि खाली बस यहीं चला रहे हो। जब ब्रह्मा जी ने इंसान बनाया था तब खाली सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ी बनाया था, राइट। तब तो जंगल में रहने के लिए बनाया था ना सिस्टम, कि हार्डवेयर चलना चाहिए। अब आजकल हार्डवेयर चल ही नहीं रहा लोगों का, सिर्फ सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो ऑफ कोर्स फिर कष्ट तो आएंगे दूसरी तरह के। ओके, तो एक तो आपने बोला कि मूवमेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स, राइट, एक्शन होना चाहिए। एक्शन और मूवमेंट के अलावा क्या? उसके बाद अगर एक्शन लेने से रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर आपको अपने एक्शन चेंज करने चाहिए, संगत चेंज करनी चाहिए। जिस सोर्स से जानकारी ले रहे हो, सलाह ले रहे हो, वो सोर्स चेंज करो। कई लोग कहते हैं ना मैंने सब कुछ करके देख लिया है, फिर उनसे जब पूछो कि अच्छा क्या क्या किया है, तो वो एक दो चीज़ें बताते हैं। अच्छा ये आपको किसने बताई थी? उसने बताई थी। ओ गुरुदेव, वो कोई दुनिया का आखिरी आदमी थोड़ी है किसी दूसरे से पूछ लो फिर, राइट। तो चेंज योर सोर्स। अगर आपका एक पर्टिकुलर एक्शन काम नहीं कर रहा तो अपना तरीका चेंज करो। जैसे मैंने तुझे 1000 बार समझाया पर तुझे समझ नहीं आता। अरे आपने 1000 बार समझाया है और उसको नहीं समझ में आया तो अब तक आपको भी तो समझ जाना चाहिए था कि इसको ऐसे नहीं समझाना, लेकिन आप भी तो उसी तरीके से समझाए जा रहे हो। तो अगर एक्शन, कंसिस्टेंट एक्शन से रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको यू नीड टू चेंज योर एक्शन, राइट। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपको हमेशा फीडबैक भी लेना चाहिए। हाँ जी, और फीडबैक भी उससे लेना चाहिए जो वो ऑलरेडी अचीव करके बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो और आपके मैनेजर को काम पसंद नहीं आ रहा, तो आपने ये बोला कि उससे जाके पूछो कि काम क्यों नहीं पसंद आ रहा, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। बिल्कुल सही है जी। तो ये एक क्वालिटी है जो आपका पहला सवाल था ना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ये एक मस्ट क्वालिटी है एक आदमी के अंदर, आस्किंग फॉर फीडबैक। देखिए जनरली फीडबैक लोग सिर्फ तब मांगते हैं जब उनको पक्का पता होता है कि ठीक ही आएगा। तो जनरली लोग कह रहे हैं कि मैं फीडबैक मांग रहा हूँ, लेकिन दे आर फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे जिस दिन आप बहुत अच्छे तैयार हो रखे होते हैं ना, उस दिन पूछते हैं लोगों से कि मैं कैसा लग रहा हूँ, राइट। सुबह उठ के कोई नहीं पूछता अपनी बीवी से मैं कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि वो बता देगी कैसा लग रहा है। आस्किंग फॉर फीडबैक, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। अच्छा, आस्किंग फॉर फीडबैक फ्रॉम दोज हु कैन एक्चुअली गिव यू फीडबैक, वो और मुश्किल है। जैसे अपनी माताजी से तारीफ करवाना बड़ा आसान है और पिताजी से तारीफ करवाना मुश्किल का, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है ना। तो माताजी के फीडबैक लेकर अगर आप अपने आप को संतुष्ट समझ रहे हो तो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट टू यू। लेकिन अगर पिताजी से फीडबैक लोगे और वो फिर एक दिन कह दें शाबाश, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट। बट इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक दम आदमी में होना चाहिए, आस्किंग फॉर फीडबैक। जैसे इंडिगो एयरलाइंस ट्रैवल आपको कराने के बाद फट मैसेज भेजते हैं जी कि कोई फीडबैक है। आप 5 स्टार होटल में जाओ, जो पहले ही बढ़िया है वो पूछते हैं जी कि कोई फीडबैक है। अब वो जो हमारे जो नॉर्मल हैं उनको पता होता है फीडबैक कैसा आना है, वो फीडबैक मांगते भी नहीं है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म से डरते हैं कि हमको नहीं, उनको पता है ना कैसा आएगा। सो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है दैट यू जेन्युइनली आस्क फॉर फीडबैक, फॉर्मेलिटी नहीं, यू जेन्युइनली आस्क फॉर फीडबैक, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट में चांद सितारे लगाएगी। दिस इज़ एन अमेजिंग क्वालिटी जो बहुत कम लोगों में होती है। ओके सर, अब इतने सारे लीडरशिप के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, अगर मैं एज ए लेमैन बात करूं, एक लीडर और लीडरशिप क्वालिटीज़ में डिफरेंस क्या होता है और ये है क्या एक्चुअली? गुड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले लीडर का और लीडरशिप का पद से और उम्र से मैं ऐसा कोई ख़ास कनेक्शन नहीं देखता। लीडर इज़ द डीलर इन होप। ओके, ये मेरा कोट नहीं है, ये नेपोलियन का कोट है। लीडर हर वो व्यक्ति जो आशा का संचार करता है, आशा का निर्माण करता है, जो आशा जगाता है, वो लीडर है। जो कहता है कि हाँ हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं, इसका समाधान है, इसका कुछ किया जा सकता है, वो व्यक्ति जिस भी पोजीशन पे है, जिस भी उम्र का है, वो उस वक्त लीडर का ही काम कर रहा है। क्योंकि लीडर का जो एक बुनियादी काम है, डीलर इन होप, उम्मीद जगाना, आशा जगाना। तो दैट्स वन। इन अ वे जिसका प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं है, जिसका सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है, वो लीडर है। यस, ओके। सो लीडर इज द डीलर इन होप, नंबर 1। नंबर 2,
इस डेफिनेशन के हिसाब से एवरीवन इज अ लीडर टू समवन, राइट। क्योंकि इस दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जिसको आपसे और मुझसे कुछ आशा होगी, जो हमारी तरफ किसी उम्मीद से देखता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, स्पाउस हो, स्टाफ हो, बच्चे हों या फॉलोअर्स हों। कोई कुछ लोग तो है ना जो हमारी तरफ उम्मीद भरी दृष्टि से देखते हैं किसी न किसी समय पर। तो जाने अनजाने में हम बहुत से लोगों के लीडर हैं। तो एवरीवन इज अ लीडर टू समवन। राइट। तीसरी चीज़, लीडरशिप जो है ना, ये कोई टारगेट नहीं हो सकता। अचीविंग लीडरशिप, लीडरशिप एक परिणाम है किस चीज़ का? जब आप किसी फील्ड में उन्नति करते हैं तो उसका परिणाम है कि आप उस फील्ड में लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। जैसे बहुत अच्छा खेल रहा है कोई क्रिकेटर, तो एक दिन उसके कैप्टन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो लीडरशिप पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन वो क्रिकेट अच्छा इसलिए नहीं खेल रहा कि मैं कैप्टन बनूंगा, वो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है क्योंकि क्रिकेट खेलना तो अच्छा ही खेलना चाहिए। बट सर यहाँ पे आज के तारीख में जो थॉट्स आ जाते हैं, जैसे मैं आपकी स्टोरी से, मैंने थोड़ा आपकी स्टोरीज भी पढ़ी थी, जब आपने बहुत पुराने टाइम में जब आपने एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर ज्वाइन किया था, तब आपको लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार ज़्यादा काम मत कर, तेरे को और ज़्यादा काम मिलता चले जाएगा। अब वो उस समय आपका माइंडसेट था कि आपने उस काम को एक्सेप्ट करा और आप ज़्यादा काम करते चले गए। बट आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि जितना काम है यार हम उतना कर लें, अगर हम ज़्यादा काम करेंगे इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हम यहाँ पे लेके आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा काम करके देंगे, यू नो, और नई चीज़ ला के देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लेके आएंगे यहाँ पे, तो हमारे पर और ज़्यादा काम हो जाएगा और फिर शायद हम मोबाइल भी कम चला पाएंगे। देखिए, मुझे तो नहीं समझ में आता और मैं अब पता नहीं इसको कैसे समझाऊं। मुझे ये कभी भी नहीं लगा कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही एक आदमी को लगता है मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स बेसिक कॉमन सेंस है, वो चाहेगा कम से कम में काम चल जाए। लेकिन मुझे तो आज भी ऐसे ही लगता है जी कि मैं काम एक्चुअली अपने लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो यही फैक्ट दिखता है, मुझे तो और कुछ दिखता नहीं। हर आदमी अपने लिए ही तो काम कर रहा है, किसी और का भी उसमें फ़ायदा हो रहा है, वो साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन काम तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जब मैं नौकरी करता था तो मैं अपने लिए करता था, जब मैं ज़्यादा काम करता था तो मैं अपने लिए करता था। क्योंकि आप वो बताना चाहेंगे अपनी जो पूरा जो कंप्लीट आपकी स्टोरी है, कंप्यूटर से लेके आप कहाँ आएंगे, हो सकता है लोग उससे कनेक्ट करके अपना माइंडसेट चेंज कर पाएँ शायद उस एग्जाम्पल से। सीरियसली आई डोंट नो। देखिए, मैंने उस समय में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ये सॉफ्टवेयर का कोर्स किया था जब 586 हाईएस्ट कैपेसिटी का बिल्कुल डेस्कटॉप होता था। ये मेरे हिसाब से शायद 90s की बात है, 90s। हाँ, 90s जब शुरू हुए थे। हाँ 3-4 में। ओके। अब आप सोच के देखिए, आप 23 साल के हैं और आपकी जॉब, अच्छा मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ जी, तो आपकी जॉब जो है अकाउंट्स में है, लेकिन आपके पास एयर कंडीशन रूम है। उस समय में जब एयर कंडीशन ऑफिस में मतलब एक मालिक का कमरा होता था और दूसरा जिसमें कंप्यूटर होता था। बिल्कुल। तो अब 23 साल की उम्र में मुझे एयर कंडीशन रूम मिला था जिसमें जूते पहन के कोई आ नहीं सकता। वो प्रिंटर, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था, धूल से दूर चप्पल उतार के अंदर जानी पड़ती थी। चप्पल उतार के अंदर जानी पड़ती थी और 2 घंटे का काम होता था। बिल्कुल। पर अब दिक्कत हमारे साथ ये थी कि 2 घंटे बाद फिर हम करें क्या? तो वो तो ठीक नहीं लगता था कि यार ये तो बेईमानी हो रही है। मैं मतलब बोर कैसे बैठा रहेगा आदमी सारा दिन। राइट। तो मैं अपने बॉस के पास गया, मैं कहा जी मेरे पास तो 2 घंटे का ही काम होता है, या तो हाफ डे दे दो या तो कोई काम बताओ। सो ही स्टार्टेड गिविंग मी मोर वर्क। अब वो जो ज़्यादा काम दिया तो उससे क्या हो गया? मैं मतलब 23 साल का लड़का, मुझे समझ नहीं आता घर जल्दी जाके करना भी क्या था। अच्छा, हमें बड़ी क्लैरिटी थी कि भैया पहले हमने फ़ीस दी तो हमें कॉलेज वालों ने कुछ सिखाया, अब यहाँ हमें तनख्वाह मिल रही है लेकिन हम अभी भी सीख रहे हैं कुछ। तो बोनस महसूस होता था हमें तो हमेशा कि अब मुझे ये काम भी करने को मिल रहा है, ये काम भी सीखने को मिल रहा है। अब आप सोच के देखिए, मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, आज मैं किस चीज़ के लिए जाना चाहता हूँ। इस फील्ड में मैं होता ही नहीं अगर मैंने कुछ और नई चीज़ें नहीं सीखी होती। तो मैं काम अपने लिए कर रहा था, तब भी अपने लिए कर रहा था। मेरे साथी कहते थे तू बेवकूफ़ है, तू अंदर ताश खेलता रहा, उस पर कौन देख रहा है। लेकिन अगर मैं वो ताश खेल रहा होता तो आज फिर तो वो जो साथी मुझे कह रहे थे, आज या तो वहीं कहीं उनके साथ ही होता फिर। तो मेरा मैसेज हमेशा लोगों से यही है, मेरी ज़िंदगी ने तो मुझे यही सिखाया है कि हम काम अपने लिए कर रहे हैं, उसका लाभ कईयों को ज़रूर हो रहा होगा। ये तो ऐसे ही है जैसे आपने कहीं पर जाने के लिए ऑटो यूज़ किया है और आपको लगा जी मैंने ऑटो इसलिए यूज़ किया है कि ऑटो चलाने वाले का घर चलेगा। मतलब ये तो आपकी बड़ी मतलब हाँ ऐसे पैसे दे दो। हाँ, मतलब बड़ी अहंकारी भावना है ना आपकी।
देखिए मैंने काम वहाँ किया है, मेरे को ज़रूरत थी, मैंने पहले बायोडाटा भेजा, मुझे जॉब चाहिए थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, फिर हमारी सहमति हुई किसी बात पे, फिर हमने वहाँ काम किया, वो हमें तनख्वाह देते थे। तो काम तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, अच्छा इसलिए कर रहा हूँ ताकि इनको काम अच्छा लगे, ताकि मेरा काम और अच्छा लगे, मैं और बढ़ूँ, मेरी तरक्की हो, तो अपने लिए तो काम कर रहा हूँ। तो जब अपने लिए आदमी काम कर रहा है तो उसमें काम चोरी क्यों करेगा, उसमें छोटा काम क्यों करेगा, उसमें गलत काम क्यों करेगा। ये सब लोग जो काम से थोड़ा जी चुराते हैं ना, काम करो उतना पैसा मिले जितना, बने रहो पगले, काम करें अगले, कम से कम में काम चलाओ। आप देख लो सारी ज़िंदगी ये दिहाड़ियाँ लगाएंगे। और देखिए दिहाड़ी सिर्फ मजदूर नहीं लगाता, हर आदमी जो दिहाड़ी की मानसिकता से काम कर रहा है वो मजदूर ही है, वो मजदूर ही है। उसको ना वो पीड़ा महसूस होती है, हर सुबह ना उठ के जाने में उसको कष्ट होता है। अब मुझे नहीं समझ में आता जी, वर्क के बिना तो जीवन चल नहीं सकता, वर्क इज़ द डोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जिस आदमी को उस लाइफ में आनंद नहीं आ रहा है, उसको बाकी लाइफ में आनंद आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। आई कैन बी 100% रॉन्ग, लेकिन मुझे कम लगते हैं सर। होता है सर ऐसा। हमारे यहाँ भी अब तो खैर इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना नहीं, जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में थी उसमें बहुत ज़्यादा होता था कि नहीं ये वाला काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये वाला काम मेरा नहीं। जब मुझे हायर करा गया था तो ये मुझे नहीं बताया गया था कि ये वाला काम भी तुमको करना चाहिए। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों के काम करें, ना ना, बिल्कुल वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका काम है उस काम को जितना कर सकते हो ना उतना करो। अच्छा, अगर कोई दूसरा भी आपसे कभी कभार कोई काम कराता है तो वो शायद ये देख रहा है कि आप उस काम को करने लायक हो। और अगर आपके पास समय है उस काम को करने का और आपकी अगर इच्छा है उस काम को भी सीखने की, तो कोई हर्जा नहीं है, कर दो। क्योंकि सर जनरली यही होता है ना कि समझ लीजिए जैसे आप फाइनेंस से हैं और मैं आपको अगर फाइनेंस से रिलेटेड ही कुछ काम दे रहा हूँ बट वो थोड़ा सा दूसरे डोमेन का है बट वो है उससे रिलेटेड, तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं आपके साथ उसको करूँ क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा कॉम्पिटेंट है इसको बहुत अच्छे से करने के लिए। बिल्कुल सही है। तो जी आप कुछ कह रहे थे शायद। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ साहब कि काम करो उतना, कर सको जितना, सिंपल, जितना आपकी कैपेसिटी है। अब सबकी कैपेसिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, मैं उसमें नहीं कोई किसी से बहस करता, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना काम आदमी को जीवन में करके जाना चाहिए। इट इज़ बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट। ओके, ये जंग लग के भी ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, इससे अच्छा यूज़ करके ख़त्म हो जाए तो अच्छा है ना। आप अपना पोटेंशियल, अपना टैलेंट, अपना नॉलेज, अपना स्किल अगर आपके पास है तो गुरुदेव आप यूज़ करना चाहोगे ना, रादर आप तो मौके ढूंढते हो उसको यूज़ करने के। राइट। तो अपना इतना नॉलेज बढ़ाओ, इतना स्किल बढ़ाओ, अपना इतने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ कि आपको मतलब, देखिए जिस चीज़ में आनंद आ रहा होता है ना उसमें आदमी घड़ी कहाँ देखता है। एग्जैक्टली। हाँ, ताकि आपको काम जो है ना काम ना लगे, आपको लगे ये उसमें तो आनंद है, तो फिर तो आनंद ही है साहब। अगर मैं जैसे मेरी क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर कोई हायरिंग करना चाह रहा है अपनी ऑफिस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ एक इंसान में देखे जिससे वो प्रूव हो कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं? देखिए सबसे पहले तो हर एक में लीडरशिप क्वालिटी चेक करने की ज़रूरत है नहीं। आपका अगर नेचर ऑफ जॉब ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ ओबीडियंस चाहिए, आप काहे को लीडरशिप वाला आदमी हायर करो। लीडरशिप का मतलब क्या है, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, लीडरशिप का मतलब ये है जो सेल्फ स्टार्टर है। लीडरशिप का मतलब वो है जो इनिशिएटिव्स लेता है। लीडरशिप का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर है। लीडरशिप का मतलब है अकाउंटेबिलिटी फॉर कॉन्सिक्वेंसेज होता है जिसके अंदर। लीडरशिप का मतलब है हु इज़ कॉन्स्टेंटली रेजिंग हिज बार। यही तो लीडरशिप है। राइट। अगर आपको इस नेचर ऑफ जॉब आपका है तो आप उस तरीके का आदमी हायर करो। लेकिन ज़्यादातर जॉब्स में आपको लीडरशिप का आदमी थोड़ी चाहिए। जैसे ऑपरेशंस का काम हो गया, राइट। ऑपरेशन में आपको आदमी चाहिए जो प्रोसेसेस को फॉलो करे। बट हमको ऐसा भी तो चाहिए ना जो इस प्रोसेस को बनाए भी, ये इसको इम्प्लीमेंट। तो आपको क्रिएटिव आदमी चाहिए जिसका थोड़ा क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड हो, आपको वो चाहिए। लीडरशिप चाहिए जहां आपको पीपल रिलेटेड काम है। ओके। जहां आपको लोगों को मैनेज करना है, वहां आपको लीडरशिप बेंट का आदमी चाहिए। तो क्या जो भी बॉस है वो बॉस को लीडरशिप वाली क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए? देखिए बॉसेस कई बार क्या है, लीडरशिप पोजीशन पर होते हैं लेकिन उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। राइट। जैसे उनके अंदर टेक्निकल एबिलिटी के कारण वो लीडरशिप पोजीशन पर पहुंच गए, जो मैं आपको पहले बता रहा था, पहुंच गए। लेकिन लीडरशिप का मेन काम इज हैंडलिंग पीपल, लीडिंग पीपल, नॉट मैनेजिंग पीपल, लीडिंग पीपल। अब जिसका पीपल स्किल ठीक नहीं है लेकिन वो है लीडरशिप पोजीशन पे, तो वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के लिए घातक हो जाता है। बिल्कुल होता है ना।
तो लीडरशिप तो आप चेक तब करें हायरिंग के समय अगर उस आदमी ने लोगों को हैंडल करना है। अगर उसने खुद ही काम करना है, लीडरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ना बड़ा ध्यान से अपने ना KRAs बड़े ध्यान से चुनने चाहिए कि आपको किस जॉब के लिए किस तरीके का आदमी चाहिए। जैसे कई लोग ना बड़े खुश हैं 9 to 5 का जॉब करके, उनको ज़्यादा हाय तौबा नहीं चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। उनको पीसफुल लाइफ चाहिए। आप उनको एम्बिशन क्यों दे रहे हो? वो आपसे कह ही नहीं रहा कि मेरी तनख्वाह 25% बढ़ाओ आप, वो कह रहा जी बस 10-10%, 8-8% हर साल बढ़ाते जाओ। उसको चाहिए ही नहीं। और आप कह रहे हो यार तू मतलब क्यों नहीं तू बड़ा सोचता, वो कह रहा है यार मेरे को नहीं सोचना बड़ा। बट लोगों को लगता है कि अगर ऐसे लोगों को मैं अपनी उसमें कंपनी में रखूंगा तो मेरी कंपनी की ग्रोथ कम हो जाएगी। नो, अगर आप कॉर्पोरेट का आपको एक्सपोजर है भाई साहब, 80-20 प्रिंसिपल सारी कंपनियों में चल रहा है। बिल्कुल होता है। 20% लोग ही होते हैं जो पूरी कंपनी को एक्चुअली चला रहे 20 भी नहीं होते, 10 होते हैं, 5 होते हैं। 5% होते हैं इंजन्स। सारे इंजन नहीं हो सकते, प्लीज़ अंडरस्टैंड। कुछ को बोगियां बन के रहना पड़ेगा। कुछ ज़्यादातर को बोगी होना चाहिए। अच्छा, बोगी में कोई गलत नहीं है। देखिए आप इंजन के ऊपर थोड़ी सामान रख के ले जाओगे, सही बात है। सामान तो बोगी पे रख कर ले जाओगे ना। तो बोगी की अपनी वैल्यू है, इंजन की अपनी वैल्यू है। लेकिन देखिए इंजन में ना आग लगी होती है, इंजन में और कोयला डाला जाता है और बिजली होती है उसमें। तो इंजन लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। इंजन एक आगे होता है, एक पीछे होता है, बीच में तो बोगी होती है ना। तो किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो मूवर्स हैं ना, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, वो 5% 7% अगर हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। अगर आपने टू मैनी लीडर्स कर दिए तो वहाँ तो सारा दिन मीटिंग ही होती है, फिर कुछ होता नहीं है। तो फिर अगर कंपनी लीडर्स के पीछे इतना क्यों भागती हैं? क्योंकि जैसे आप तो प्रोग्राम चलाते हैं, आप तो इतना ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है आपको, तो फिर लोग इतना लीडरशिप के ऊपर क्यों भागते हैं? अरे वो उनको खुश करने के लिए बोलते हैं अब तुम लीडर हो गए हो, अब तुम लीडर हो गए हो। अरे वो सीनियर मैनेजर हो गए हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, बट नॉट नेसेसरली लीडर। लीडर की मैं आपको 4-5 चीज़ें क्वालिटी बताता हूँ। सबसे पहला, डीलर इन होप। नंबर 2, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेलेंस। आप जब किसी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल करते हैं तो आप लीडरशिप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जो लीडर का जो मेन काम है, लीडर्स जॉब इज़ नॉट टू क्रिएट फॉलोअर्स। फॉलोअर्स ना बाय प्रोडक्ट है, अपने आप बनते हैं। फॉलोअर बनाना काम नहीं है। अच्छा, जिस आदमी ने लीडरशिप पोजीशन पर है और यस मैन रखे हुए चारों तरफ, कोई फीडबैक नहीं दे सकता नेगेटिव, लेकिन हाँ यस सर रोज स्तुति गान हो रहा है, आप लीडरशिप पोजीशन पर हो पर लीडर नहीं हो। लीडर का काम फॉलोअर्स क्रिएट करना नहीं है, लीडर्स का काम है क्रिएटिंग मोर प्रोडक्टिव पीपल, ओके, एम्पावरिंग मोर पीपल, ताकि लोग अपना काम ढंग से करें और आप फिर बड़ी चीज़ों पर फोकस कर सकें, राइट। और लीडरशिप का काम क्या है? चैलेंजिंग द स्टेटस को। देखिए ज़्यादातर लोग ना स्टेटस को से खुश रहते हैं कि यार अब ये टारगेट तक पहुंचे थे, अचीव कर लिया, वेरी गुड, अब थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। लीडर क्या करता है? वो सेलिब्रेट करता है, पार्टी देता है, अगले दिन टारगेट बढ़ा देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पेशली सेल्स में, वरना ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करेगी? तो लीडर का काम है चैलेंजिंग द स्टेटस को। तो अब वो फिर लोगों को फिर दोबारा से चाबी भरता है, फिर उनके या तो स्किल अपग्रेड करता है, नॉलेज अपग्रेड करता है, जॉब रोटेशन करता है। मेन काम लीडर का अगर आप देखोगे पीपल बिजनेस है। होप भी किसको देनी है? पीपल को देनी है। अच्छा, नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी है, कुछ टेक्नोलॉजी को डिसकंटिन्यू करना है, ये डिसीजन लीडर को लेना है। और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेन जॉब इज़ पीपल बिजनेस लीडर्स का। तो इसके लिए कंपनी में कुछ परसेंटेज लोग होते हैं, बाकी सब लोग एग्जीक्यूटर्स हैं, बाकी सब लोग फॉलोअर्स हैं, बाकी सब लोग प्रोसेसेस को फॉलो करें, जितना कहा जाए उतना करें। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी है। यू डोंट नीड टू मेनी लीडर्स। आप अभी करंट भारत सरकार देख लो, आप कुछ ही हैं जिनके नाम पूरे टाइम कुछ ही क्या, आप मैं अगर अभी 2-3 मिनिस्ट्री के मिनिस्टर पूछ लूँगा, आप मुश्किल ही नाम बता पाओगे, क्योंकि हमें लगता है सारे बस नरेंद्र मोदी जी चला रहे। तो लीडर वहाँ पर एक है, उनकी एक अपनी पर्टिकुलर टीम है, बाकी सबको बोला जाता है भाई अब आप काम करो, राइट। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और कह दूँ, ये भी बड़ा एक अजीब सा ही प्रचार है कि सबको लीडर होना ही चाहिए या सब लीडर होना ही चाहते हैं। आई टोटली डिसएग्री विद इट। सबको लीडर होना भी नहीं चाहिए और सब लोग लीडर होना चाहते भी नहीं है, क्योंकि लीडरशिप ना थोड़ा सा रिस्की पेनफुल एरिया है। इसमें आनंद नहीं है हर वक्त, इनफैक्ट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज़्यादा है ना, तो रिस्पॉन्सिबल आदमी हमेशा आनंद में नहीं रहता।
राइट। तो सबके बस की नहीं है, कहते हैं ज़रूर लोग, लेकिन ये सबके बस की नहीं है और सब चाहते भी नहीं है, और मैं बताऊं सब हो भी नहीं सकते, राइट। और जो लोग लीडरशिप पोजीशन पे नहीं हैं या जिनको लीडर नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई सम्मान कम है या उनका कोई कंट्रीब्यूशन कम है, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल रामचंद्र जी तभी हैं जब उनका लक्ष्मण जैसा सॉलिड भाई है, राइट। अगर लक्ष्मण जी जैसा भाई ना होता तो आज रामचंद्र जी जहाँ थे वहाँ कैसे होते रामचंद्र जी? बिल्कुल सही बात है। तो लक्ष्मण जी का भी तो योगदान है, सही बात है। सीता जी का भी तो योगदान है, लक्ष्मण जी की पत्नी का भी तो योगदान है, राइट। लेकिन अब आजकल सारे ही कह रहे हैं जी मैं रामचंद्र जी बनूंगा, पर कोई लक्ष्मण होने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली। तो एवरीबॉडी, अगर वो अपने जिस भी पोजीशन पर आप हैं, अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो ठीक तो है। यू डोंट नीड ऑल लीडर्स। ओके, तो ये एक ऐसी स्किल है जो लर्न करी जा सकती है, पीपल स्किल है या बॉर्न स्किल, बॉर्न लीडरशिप्स होते हैं? हाँ, मैंने कहा ना, जिसके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई होंगे, जिसके थोड़े स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, एक तो वो हो ही गया जो वो हो जिसके गया, standard और हैं, जो फिर पीपल से रिलेटेड जो स्किल्स हैं। हाँ, देखिए, जैसे फीडबैक देना भी एक स्किल है। कई लोग फीडबैक देते नहीं है समय पे, वो क्या करते हैं, अभी एक गलती हुई है, चलो पहली गलती है समझ जाएगा, दूसरी गलती है चलो कोई नहीं, और फिर एक दिन बिठा लेते हैं और फिर पिछले 3 महीने का हिसाब किताब करते हैं। अब आप 3 महीने बाद किसी को बता रहे हो मैं तुझे 3 महीने से देख रहा हूँ। फीडबैक इज़ अ स्किल, फीडबैक इज़ नॉट एन इवेंट, फीडबैक इज़ अ प्रोसेस। तो अगर पीपल रिलेटेड स्किल्स जैसे फीडबैक स्किल है, इमोशन हैंडलिंग स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, अगर इनको आदमी थोड़ा डेवलप करे तो लीडरशिप पोजीशन पर अच्छा काम कर सकता है। बट फिर वहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि सर टोका टाकी बहुत करते हैं। नहीं, वही ना, टोका टाकी करना इज़ नॉट लीडरशिप ना, फीडबैक देना, प्रोसेसेस क्रिएट करना। कि जैसे समझ लीजिए मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ और आपने मुझे कुछ फीडबैक दिया, यानी इसको काम, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपन, राइट। आपने तो मुझे एज अ फीडबैक दिया, बट आई टेक इट यार, जैसे देखो आए हुए टोक टाक के चले गए वापस, इनमें हाँ। कुछ नहीं है, आना है बस, जाके ज्ञान देना, ज्ञान दे के चले जाते हैं, काम तो हम ही करना पड़ता है। हाँ, तो उसी में क्या है ना कि देर आर डिफरेंट पीपल जिनको फीडबैक देने के तरीके डिफरेंट होते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जनरली ठीक काम करते हैं पर आजकल थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, तो अब उनको फीडबैक देने से पहले आपको ये भी बताना होता है कि पहले वो ठीक काम करते थे, एग्जाम्पल के साथ। पहले इंटेंट सेट करें पहले हम। हाँ, उनको बर्गर स्टाइल में देना होता है फीडबैक, पहले ऊपर का कवर कि यार तुम तो हमेशा टाइम पे आते थे यार, तुम्हारा एग्जाम्पल मैं सबको देता था, पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ तुम भी लेट आते हो, सब ठीक है, जो कि मेन मीट है। और फिर जब उनकी बात सुन ली तो फिर उनको ओके नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कल से तुम फिर पहले की तरह टाइम पर आओगे, अगेन कवर। अब ये फीडबैक उनको देना है जो जनरली ज़्यादातर गलतियाँ नहीं करते। अच्छा, जो हैबिचुअल हो रहा है, रिपीट ऑफेंडर है, उसको ऐसे फीडबैक नहीं देना, उसको अब मेल लिखनी है, ओके, उसको सीसी लिखना है, ताकि उसको पता चले कि अब इसका फीडबैक कहीं और भी जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि गिविंग फीडबैक इज ऑल्सो अ स्किल। आप सब लोगों को एक स्टाइल से फीडबैक नहीं दे सकते आप। अच्छा, जैसे कई लोगों का विल और स्किल लेवल अलग अलग होता है, तो किस विल लेवल पर है, किस स्किल लेवल पर है, आपको उसके हिसाब से उसको मैनेज करना है। अच्छा, कितने समय से आपके साथ काम कर रहा है, उसके हिसाब से फीडबैक देना होता है। इज्जत देते हुए थोड़ी सी। नहीं, या तो इज्जत, जैसे मैं कहता हूँ अगर कोई नया नया आया ना, उसके साथ एक्सट्रीम फीडबैक दो आप। एक्सट्रीम फीडबैक मतलब देयर एंड देन फीडबैक दो, क्योंकि भी नया है ना, ही विल नॉट माइंड इट। पुराने लोग फीडबैक को माइंड करते हैं, नए आदमी को तो लगता है कि मेरी अभी ओरिएंटेशन हो रही है, राइट, उसकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो रही है। अच्छा, वो उस वक्त थोड़ा रिसेप्टिव मूड में भी होता है, उसके बाद तो वो रिसेप्टिव थोड़े कम हो जाते हैं, एंटाइटल ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो फिर फीडबैक किस व्यक्ति को, वो किस मैट्रिक्स में है, उसके हिसाब से देना होता है। अच्छा, कई लोगों को फीडबैक आपने सबके सामने देना होता है, कुछ लोगों को सबके सामने फीडबैक नहीं देना होता है। ये कैसे चूज करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ। अब जिस आदमी को आप चाहते हैं कि भैया ये ना स्टैंडर्ड ड्रिवन नहीं है, फियर ड्रिवन आदमी है, उसको फिर सबके सामने फीडबैक दो, क्योंकि वो अकेले कमरे में आप उसको फीडबैक देते हो ना, उसको कोई भय महसूस नहीं होता, क्योंकि आपके आगे तो उसकी बहुत बार हो चुकी है। लेकिन अब जब उसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन का, थोड़ा एम्बैरेसमेंट का थोड़ा डर रहता है, तो चांसेस हैं कि गुरुदेव थोड़ा अब समझ जाएंगे।
लेकिन अगर आपने सपोज अपने स्टार परफॉर्मर को पब्लिकली फीडबैक दे दिया, जो कभी कभार गलती करता है, तो वो तो कहेगा यार ये क्या तरीका है, मतलब आज ठीक है गलती हो गई पर आपने सबके सामने बजा दी मेरी, तो वहाँ बिल्कुल बैकफायर करेगा। सो इसीलिए गिविंग फीडबैक इज़ अ वेरी डिफरेंट स्किल। लेकिन इसके लिए देखिए लीडरशिप में क्या है, लीडर्स का क्या है, अपना कोई एक स्टाइल ना कई बार फिक्स हो जाता है। अच्छा, वो अपने फिक्स स्टाइल से सबको डील करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि लीडरशिप की जो एक क्वालिटी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। डिफरेंट पीपल नीड डिफरेंट स्ट्रोक्स। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है। लेकिन अगर आप अपना ही एक स्टाइल से सबके साथ एक जैसे हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार लीडर का मूड खराब है तो फिर सबके साथ खराब है, सबको बुलाएगा, सबकी ले लेगा। आज सबको जो सामने आया वो गया। वो अगर सामने वाला कह रहा है सर मेरी क्या गलती है, और आज नहीं है ना पहले तो थी राइट। तो मतलब तो ये फिर लीडरशिप नहीं है। तो इसका मतलब लीडर्स को थोड़ा अपने पे भी काम करने की ज़रूरत है। राइट सर, अभी हम लीडरशिप में जो बात कर रहे हैं उसमें मैंने एक टर्म सुना है कि अवार्ड सिस्टम पे भी हमको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। ये एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है? देखिए अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, इंसेंटिव्स, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें काम करती हैं और होना भी चाहिए। अगर वो सिंपल चीज़ क्या कहते हैं कि एनीथिंग विच गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। जिस चीज़ को आप रिवॉर्ड करते हैं वही चीज़ें रिपीट होती हैं। ओके। तो इसीलिए कहते हैं कई बारी ना नॉन परफॉर्मर को रिवॉर्ड मत करो वरना नॉन परफॉर्मेंस रिपीट होगी। बट जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है और इसको अगर हम किसी तरह से रिवॉर्ड कर देते हैं तो इसका जो है मोटिवेशन बढ़ जाएगा और ये और अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ऑल द बेस्ट टू दोज पीपल जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप नॉन परफॉर्मेंस को और परफॉर्मर को इक्वली रिवॉर्ड करते हो तो परफॉर्मेंस का मोटिवेशन डाउन तो आप परफॉर्मर का मोटिवेशन डाउन कर रहे हो। और देखिए मैं जो अब कहने वाला हूँ मुझे नहीं पता लोगों को कैसा लगेगा। पूरी दुनिया का जो ये गोले का जो सिस्टम है ना, बड़ा अजीब सिस्टम है। जैसे क्लासरूम में टीचर की जो स्पीड है पढ़ाने की वो क्लास का सबसे नालायक बच्चा निर्धारित करता है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और ये कितनी बड़ी जाती है उस बच्चे के साथ जो घर से पढ़ के आता है और आगे पढ़ना चाहता है, उस सब्जेक्ट में एक्सेल करना चाहता है। लेकिन वो जो नालायक है वो 20 बारी हाथ खड़ा करके उसको समझ नहीं आती, लेकिन टीचर को उसको भी बाकी बच्चों के साथ लेकर चलना है। राइट। अच्छा, अब जैसे मैंने तो ये कह दिया, लोग ये बात कहते भी नहीं है कि नहीं जी ये तो सब बराबर नहीं होते, तो वो बात सही है। लेकिन लोग ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बाइक और स्कूटर वाले की टक्कर हो जाए तो पब्लिक को ऑटोमेटिक पता है कि गलती कार वाले की है। अगर साइकिल वाले और बाइक वाले में गलती हो जाए तो पब्लिक को बिना कुछ देखे पता है कि गलती बाइक वाले की है अगर साइकिल वाले को ठुका है। साइकिल वाले ने पैदल वाले को किया है तो फिर साइकिल वाले की गलती है। मतलब ये जो वीक है उसकी गलती नहीं हो सकती, उसकी गलती नहीं हो सकती। और सारे समाज की जिम्मेदारी कि वीक को प्रोटेक्ट किया जाए। बात ठीक है, वीक नीड्स प्रोटेक्शन, वीक नीड्स प्रोटेक्शन, बट वीक डज नॉट नीड पैम्परिंग। राइट। प्रकृति को देखिए, जिसको हम जंगल राज कहते हैं ना, वाक्य में वो जंगल राज इसीलिए कहते हैं उसको कि प्रकृति जो है ना कमज़ोर के साथ नहीं है। शेरनी भी ना, अगर कोई बच्चा कमज़ोर रह गया है, उसका विकास नहीं हुआ ढंग से, तो कुछ समय तक उसके साथ रहती है, उसके बाद उसको छोड़ के चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसने उसको साथ रखा तो उसके जो बाकी 2-3 बच्चे हैं वो भी मर जाएंगे। तो प्रकृति बड़ी कठोर है दैट वे। मतलब आप मछली और तैरना नहीं आता और सोचे कि माँ पीठ पर रख के तराएगी सारी ज़िंदगी, कहीं नहीं तराएगी। लेकिन हम अपने को सिविलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं, हम सभ्यता हम इसीलिए बोलते हैं अपने आप को कि हमारे यहाँ कमज़ोरों का भी प्रोटेक्शन है, हम कमज़ोरों का भी ध्यान रखते हैं। राइट। लेकिन कमज़ोरों का ध्यान रखना चाहिए, महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। अब अगर आप क्लास में जो बच्चा नालायक है, जो पढ़ा के टीचर थक गया और उसको समझ नहीं आ रही, आप उस बच्चे का समय ख़राब कर रहे हो जो ज़्यादा पढ़ सकता था, कुछ कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि उन बच्चों की संख्या कम होती है, राइट, और ज़्यादातर वैसे होते हैं जो मतलब काम चला रहे हैं, तो सफ़र एक्चुअली वो कर रहा है। यहाँ ना टैलेंटेड होने में सफरिंग है। एग्जैक्टली। जैसे अंबानी अदानी को गाली देना तो फैशन है ना। क्यों? क्योंकि वो कामयाब लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो उनको गाली दे दो तो नो अच्छा, वो क्योंकि आपको जवाब भी नहीं देंगे वापस तो चल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ इसलिए गाली दे रहे हो यार क्योंकि वो कामयाब हो गए हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो? जो लोग कामयाब नहीं हुए हैं उनको पैम्परिंग कर रहे हो ना।
तो ये जो है ये कंपनियों में भी कई बार हो रही है। कई कंपनियों में पॉलिसी ये है जी कि हम बंदों को फायर नहीं करते। वो महाराज फायर तो नहीं करते, लेकिन फिर ये काम भी तो नहीं कर रहे। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप हर एक को सेम तरीके से रिवॉर्ड और अवार्ड कर रहे हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके यहाँ से जो परफॉर्मर्स हैं वो एग्जिट होने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी फिर एक दिन बंद ही होनी है, क्योंकि जो इंजन से हमारे जो सो कॉल्ड वो बचे ही नहीं है। इंजन तो बचे नहीं ना। तो मेरा जो कहना है हमेशा ये है, वीक नीड्स प्रोटेक्शन, वीक नीड्स फीडबैक, वीक नीड्स ट्रेनिंग, वीक नीड्स योर सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, हम लोग जंगल में नहीं हैं कि हम लोगों को मतलब बाहर फेंकना शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो स्ट्रांग है, जो परफॉर्मर है, उसको रिवॉर्ड तो करो, उसको रिकग्नाइज तो करो, उसको अवार्ड तो दो। वो अच्छा वही एक है, वही एक या दो होते हैं जिसके कारण बाकियों का भी काम चल रहा होता है। सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अननेसेसरी इंडिया में एंटरप्रेन्योर होना मतलब आफत है। आफत है जी, आपने आफत मोल ले ली है। आपको लाइसेंसों के लिए, आपको काम के लिए, आपको फिर सैलरी और फिर ये और सो, आपको सारे मतलब दुनिया में जितने झंझट हो सकते हैं वो आपको झेलने हैं। वो एंटरप्रेन्योर के लिए है। और ऊपर से फिर एक वो भी है कि अच्छा बिजनेस करता है, ओके कुछ करता होगा राइट। पहले होता था, खैर अब तो खैर बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन ये जो ये मानसिकता है ना, इस मानसिकता को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक वी शुड प्रोटेक्ट वीक, बट वी शुड रिवॉर्ड द परफॉर्मर्स, वी शुड रिवॉर्ड रिस्क टेकर्स, वी शुड रिवॉर्ड द फेलियर्स, कि कम से कम उसने रिस्क तो लिया तभी तो फेल हुआ है। राइट। तो जो इनिशिएटिव लेते हों, क्रिएटिव लोग हों, अपने KRA से बाहर जाकर कुछ करते हों, उनके लिए स्पेशल अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकग्निशन इज़ अ मस्ट। अन्यथा आप अपनी कंपनी के साथ जाती कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मेहनती लोग हैं। यहाँ रिकग्निशन नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। राइट। तो इनको रिटेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। तो लोगों को अपने टैलेंट, अपने काम पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा, या पैसे कितना मिल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, आप अपने टैलेंट पे फोकस करो, पैसे ज़्यादा अपने आप हो जाते हैं। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बट आजकल जो तो दूसरी चीज़ होती है, आजकल सबसे पहले आप वो पूछते हैं कि पैसे कितना दोगे। नहीं, वो आप ठीक है, वो आप पूछ लीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा पैसे मिलने से तो कोई टैलेंटेड नहीं हो जाता। थोड़े दिनों में कंपनी को पता चल जाता है कि ये पैसे ज़्यादा ले रहा है, इतने का काम नहीं कर रहा है, उसका V ग्रेटर देन T नहीं होता ना। वो तो थोड़े दिनों में पता चल जाता है। फिर ऐसे ही लोग फिर वो ग्रे लिस्ट में आते हैं और धीरे धीरे फिर बाहर होते हैं। राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपना टैलेंट बढ़ा रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं, क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं, रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं, तो मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। मनी ने और जाना कहाँ है। राइट। सो आई थिंक, और यही हमारे अधिकार क्षेत्र की चीज़ है, इस पर फोकस करें। और देखिए, मनी के मामले में आई एम नॉट द एक्सपर्ट कि पैसा ज़्यादा कैसे कमाया जाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि मैं 15 साल से डेट फ्री जी रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई मकान का कर्जा नहीं है, कोई गाड़ी मेरी किस्तों पे नहीं है, मैंने क्रेडिट कार्ड का आपको बताया। कर्जा मुक्त जीवन जी रहा हूँ। बेटा मेरा अब बिज़नेस में चला गया है, बिटिया मेरी अब डॉक्टरी करेगी। मैं धनवान तो पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। ओके। यू फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। और नहीं तो फिर जो लोग मनी अच्छी तरह से जानते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट पता है कहाँ करनी चाहिए, ऐसे 2-4 लोग दोस्त बना लो। दे गिव यू राइट टिप्स एंड टेक्निक्स एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मोर मनी। ओके सर, कई बार है ना लोग पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कई बार उनको बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, और इसका फिर उनको लगता है कि यार हमें वो चीज़ ही नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी ने एक बिज़नेस किया, वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो लोग मान लेते हैं, और लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं फिर वो भी मानने लग जाता है कि यार मैं बिज़नेस के लिए बना ही नहीं हूँ। या रिलेशनशिप के ऊपर उसको फेलियर्स मिले और वो लगता है कि नहीं यार रिलेशनशिप आर नॉट मेंट फॉर मी। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स अभी हमको एक बार बीच में मिले थे, जब हमारी कुछ रील्स थी, हमारे गेस्ट ने आके कुछ रिलेशनशिप के ऊपर बोला और लोगों ने बाढ़ लगा दी उसके ऊपर। अच्छा। कि ऐसा नहीं होता है, उन्होंने बोला था कि अकेले रहना इट्स नॉट गुड, तो बोलते अच्छा। नहीं मैं तो 35 साल से अकेला रह रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये तुम फालतू बकवास करो। सो मेनी थिंग्स वर देयर। तो लोग फिर इस तरह के माइंडसेट अपना बनाने शुरू कर देते हैं और इन्हें बम्बार्डमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई इंसान इस तरह की सिचुएशन में फंसता है कि जहाँ उसने बहुत सारे फेलियर्स देख चुका है, तो व्हाट आर द राइट स्ट्रैटेजीज टू कम बैक?
देखिए फेलियर्स, एक तो वर्क रिलेटेड फेलियर्स हैं, दूसरा आप कह रहे हो रिलेशनशिप रिलेटेड फेलियर्स हैं। राइट। हाँ देखिए फेलियर्स तो पता नहीं जी, मैं तो पिछले 50 साल के जीवन में मुझे कोई आदमी नहीं मिला जिसको फेलियर्स का एक्सपीरियंस ना हुआ हो। बिल्कुल। हाउ टू हैंडल फेलियर्स वो सबके अलग अलग एस्केप वो मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म्स अलग अलग हैं। कई लोग फेलियर जब एक्सपीरियंस करते हैं तो 1 रात 2 रात दारू पीते हैं, तीसरे दिन ठीक हो जाते हैं। कई लोग फेल होते हैं तो थोड़ा यारी दोस्तों के पास चले जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कई लोग थोड़ा अपनी गलती को एनालाइज करते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो फेलियर्स के एक्सपीरियंस को अपने लिए संज्ञा मान लेते हैं, दैट आई एम अ फेलियर, माई आइडिया डिड नॉट क्लिक, मे बी माई अप्रोच डिड नॉट वर्क, मे बी द टाइमिंग ऑफ दिस लॉन्च वॉज नॉट ओके, राइट। पर मैं फेलियर हूँ, ये अपने साथ थोड़ी जाती है। एक छोटे सा भी एक इंसिडेंस हुआ था। बच्चा फेल हो गया एग्जाम में और उसने सुसाइड कर ली। हाँ हाँ, और ऐसे तो बहुत सारे, ये तो रिसेंट का मैंने अभी आपको बताया, अभी रिसेंटली का है, क्योंकि अभी एग्जाम्स के भी रिजल्ट्स बाहर आए हैं, तो उसको लगा कि नहीं, लाइफ खत्म। यार ये आजकल क्या हो गया है, कर्टसी सोशल मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल जिन बच्चों के नंबर 60, 70, 80% आ रहे हैं, उनके माँ बाप थोड़ी डालते हैं सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डालते कि आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट माई सन गॉट 70%। बट ऑटो वाले के बच्चे का पोस्ट जरूर आएगा, अखबार बड़ा बड़ा इसमें छापेगा। नहीं, ऑटो वाले के बच्चे का आएगा, या जिसके भी बच्चे के ज़्यादा नंबर आए हैं वो टॉपर्स के आएंगे। अच्छा, फीड में आपको सब टॉपर्स मिलेंगे, तो आपको लगता है शायद दुनिया में सब टॉपर्स ही हैं मेरे अलावा या मेरे बच्चे के अलावा। अब ये सोशल मीडिया ने ना इतना एक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है जो कि रियल नहीं है। अरे जैसे आप और मैं जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की फ़ोटोज़ डाल देते हैं जी, इन्जॉइंग हेयर, इन्जॉइंग देयर। अब एक जैसे सपोज़ आप और मैं दोनों जो है किसी के कॉमन फ्रेंड हैं, अब मैं महीने में 3 दिन कहीं घूम के आया, आप 3 दिन घूम के आए, अब वो तो 6 बार ही देखेगा ना वो पोस्ट। सही बात है। और उसके अगर 10 और दोस्त हैं और सब 3-3 दिन घूम आए, तो वो तो सारा महीना देख रहा है कि उसके अलावा सारी दुनिया घूम ही रही है। जबकि ऐसा है थोड़ी, राइट, ऐसा है थोड़ी। तो ये जो अनरीजनेबल कंपैरिजन बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, दिस इज किलिंग पीपल, आई एम टेलिंग यू, ओके, दिस इज किलिंग पीपल। क्योंकि आप उसी जगत में रहते हैं, आप अपनी उसी हथेली को देख देख के ना, जो हथेली में फ़ोन है, आपको लगता है दुनिया इसी हथेली में है। ऐसा है नहीं। राइट। दुनिया में बच्चों के नंबर अच्छे भी आ रहे हैं, दुनिया में ज़्यादातर लोगों के बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये रेशो अभी भी वही है। राइट। लेकिन मुझे ज़्यादातर वही दिख रहे हैं। मुझे तो सर ये पता नहीं कितना सही है गलत। हाँ, हमारा जो बैच था, मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा फर्स्ट आता था, बट 70, 80, 90 के बीच में मेरे परसेंटेज आ जाते थे। मैंने देखा कि जो ये वाला जो सेगमेंट रहता है ना, ये सर हर फील्ड में ग्रो कर जाते हैं लोग। पता है क्यों? ये मतलब इसका कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्कूल कॉलेज के नंबरों से कहाँ ज़िंदगी डिसाइड होती है। ये तो अब फिर वही कई माँ बाप को बुरा लग जाता है। इस मामले में आप देखोगे पहले के जो माँ बाप थे कि नहीं, जिनके 3-4 बच्चे होते थे, वो इतना प्रेशर नहीं डालते थे। उनको लगता था ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कोई तो कर ही लेगा। अब है क्या, एक ही है, तो अब सब इसी से कराना है। तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो फिर ना उसी को फील होता है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे माँ बाप ने मुझे कोचिंग भेजा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया, मेरे को जो मैं मांगता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, माँ बाप जब ये दे रहे होते हैं ना, वो रियलाइज़ नहीं करते कि वो उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उसके वो अपेक्षाएं बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन आप अपेक्षाएं तो बिल्ड कर रहे हो, लेकिन उनको एनवायरनमेंट कंफर्टेबल देते हो। राइट। अब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में मजबूत बच्चा, मानसिक मजबूती थोड़ी होती है। सही बात है। मानसिक मजबूती तो टफ एनवायरनमेंट में आती है ना आदमी की, राइट। लेकिन आपने एनवायरनमेंट कंफर्टेबल दिया है, लेकिन आप एक्सपेक्ट मानसिक मजबूती करते हो, तो ये कैसे होगा? जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मेरा बेटा पहले क्रिकेट खेलता था, तो अच्छा वो एक लेवल तक खेला है। अब वो बड़ा कॉम्पिटिटिव चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन उसमें हाउ टू एंश्योर दैट योर सन डज नॉट गेट इम्पैक्टेड बाय लिटिल फेलियर्स दैट यू रिसीव। अब जैसे डॉटर फिर नीट के चक्कर में, अब ऐसे में ये फिर ध्यान भी रखना होता है कि आप अपने बच्चों से जो अपेक्षाएं सेट करें और जिस तरीके का आप उनके साथ रोज़ वार्तालाप करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उसमें आप ध्यान रखें कि प्रेशर बिल्डअप तो नहीं कर रहे आप उनके ऊपर।
आप अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों के ऊपर जो डाल रहे हो, आप थोड़ा चेक कर लो कि साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की है लेकिन एक्सपेक्टेशंस का लोड डाला हुआ है, तो यार उनके साथ जाती हो रही है ना, राइट। तो विच इज़ नॉट ओके। हाउएवर एकेडमिक फेलियर इज़ नथिंग। मेरे को तो ये शुरू से बड़ी क्लैरिटी है जी। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो ये नहीं होते जो नर्सरी केजी के नंबर, तो एक दिन मेरी वाइफ कहती है ये देखो हमारी समृद्धि कितनी इंटेलिजेंट है। मैं कहा क्या है? कहती देखो 100/100 आए हैं। तो मैं कहा अगले साल से भी इस क्लास की टीचर बना दें इसको। कहती मतलब? ओ मैं कहा यार ये 100/100 इस क्लास के नंबर कौन पूछ रहा है? और जिस तरह के स्कूलों में हमने डाले हुए हैं, जितनी हम फीस देते हैं, इतने नंबर भी नहीं देंगे तो इतनी फीस कौन देगा? सही बात है। इन नंबर से क्यों जज करना है? ना खुश होना है ना परेशान होना है, राइट? अच्छा आज आपको और मुझे कौन पूछता है कि तुम्हारे 10th क्लास में 9th क्लास में कितने नंबर थे, 12th क्लास में कितने नंबर थे? कोई नहीं पूछता। पर इन नंबरों का हमारे दिमाग में दुनिया भर का शोर डाला हुआ है इन लोगों ने। तो आई थिंक दिस इज़ टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कम है, एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग ज़्यादा है, जिसके कारण ये बच्चे कई बार इस तरीके के ड्रास्टिक स्टेप्स लेते हैं। हाउएवर हैंडलिंग फेलियर्स इज़ समथिंग दैट वी नीड टू टीच चिल्ड्रन। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका स्पोर्ट्स है। मैंने तो अपने बेटे के केस में देखा है, स्पोर्ट्स आदमी को ना विनम्र बना देता है और हैंडलिंग फेलियर सिखा देता है, राइट? तो अपने बच्चों को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, किसी ना किसी स्पोर्ट में बच्चे को डालिए। अच्छा स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं डालिए कि अब तूने अब IPL खेलना है या लीग में जाना है, वो चला जाए, अगर टैलेंटेड होगा वो चला जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्पोर्ट्स में इसलिए डालना है कि बच्चा ना फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहे। और स्पोर्ट्स में क्या है कि बाप की ना पहुंच नहीं चलती, वहाँ अगर बॉलर ने ठीक डाली है तो विकेट उड़ी जाएगी। सही बात है। तो बच्चे को ना फिर चीज़ें विनम्रता से एक्सेप्ट करना भी आ जाता है, राइट। राइट? तो एक तो ये है। दूसरा, हैंडलिंग फेलियर्स इन रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट, आई थिंक सेटबैक होने ही होने हैं लाइफ में। लेकिन वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अकेले रहना ठीक नहीं है, ये विचार भी बहुत घातक है। इनफैक्ट जो आदमी अकेले रहने से दुखी हो जाता है, इस आदमी की कंपनी में आप ना ही रहें तो ठीक है। ओके। अरे जब मैं अकेला हूं, मुझे मेरे अलावा कौन दुखी कर सकता है? सही बात है। आपके साथ हूं तो आप कुछ ऐसा कह सकते हो, कर सकते हो कि मुझे दुख हो जाए। राइट। मैं अकेला हूं तो मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। वो आपने सुना नहीं है, सदगुरु जी सीख तो कहते हैं, इफ यू आर अलोन एंड अनहैप्पी यू आर इन अ बैड कंपनी। तो एक्चुअली बेसिक गलती हो रही है, लोग दूसरे को ढूंढ रहे हैं खुशी पाने के लिए। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का जो प्रमाइस है वो है एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम द अदर। राइट। मतलब मैं दूसरे के साथ इसलिए फ़ोन किया इसको कि मैं बोर हो रहा था, तेरे साथ टाइम पास करना है। सही बात है। और बता भाई तू क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, इसीलिए तो तुझे किया है क्योंकि तू कुछ नहीं कर रहा होगा। तो मैं आपको फ़ोन किस लिए कर रहा हूँ? अपनी बोरियत दूर करने के लिए। एग्जैक्टली। तो मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ ना। सही बात है। अच्छा आप 1-2 बारी करोगे मेरे साथ, तीसरे दिन आपको नहीं समझ में आ जाएगी कि यार ये वेला होगा फ़ोन कर रहा है, तो फिर आप फ़ोन उठाना बंद कर देते हो। फिर मैं कहता हूँ यार अभी आदमी बदल गया है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, तो मैं क्या और किसी को कर नहीं सकता। अरे भैया तीसरे दिन उसको समझ में आ जाएगा। माई सजेशन टू पीपल जनरली इज, मैं नहीं कह रहा हूँ आप अकेले रहो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर अकेले रहने से आपको दिक्कत होती है, पहले उस समस्या का इलाज करो, वरना रिलेशनशिप में यू विल हैव लॉट ऑफ अदर सेटबैक्स टू। आप अगर इसलिए शादी कर रहे हैं ऑन अ लाइटर नोट कि मुझे शादी करके खुशी मिलेगी, एक कंपनी मिल जाएगी बात करने के लिए, नहीं कि शादी करके मेरे जीवन में खुशी आएगी, वो भी तो यही सोच रही है कि तेरे से शादी करके खुशी आएगी, जबकि दोनों के जो कुएं हैं उसमें खुशी है नहीं। दोनों एक दूसरे के कुएं में से निकालना चाह रहे थे, तो ये दोनों दुखी लोग मिलकर खुशी कहाँ से लाएंगे? राइट। द पर्पज ऑफ मैरिज इज नॉट टू एक्सट्रैक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम ईच अदर, द पर्पज ऑफ मैरिज इज टू शेयर हैप्पीनेस विद ईच अदर। एग्जैक्टली। लेकिन आप में तो है नहीं, आप तो अकेले रहते हो तो आपको दिक्कत। अब थोड़ी देर अकेला बिठा दो किसी को, वो सेलफोन उठा लेता है, बिल्कुल उठा लेते। वो फेसबुक करेगा, इधर उधर करेगा, पर अपने साथ नहीं रह सकता। जो आदमी अपने साथ रहने में असहज महसूस करता है वो रिलेशनशिप्स में भी गड़बड़ करेगा, क्योंकि उसकी जो नीयत है वो कुछ पाने की है। और आपको क्या लगता है ये अकल सिर्फ आप ही को है कि आपको पाना चाहिए, उसको नहीं है जिसके साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हो? राइट।
तो हर आदमी अगर एक दूसरे में से कुछ पाना ही चाह रहा है तो फिर देगा कौन? सर बट सोशल मीडिया तो आजकल इसी तरह से कर रहा है ना कि आपको पूरे टाइम देता रहता है फीड में, आप उसको 30 सेकंड की रील देख देख के 2.5 घंटे बर्बाद कर लेते हो, और फिर आपको रहता है कि अच्छा ठीक है अब मैंने ये देख लिया, अब जबकि आपको मालूम है टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। बट अब मुझे ऐसा लगता है वहाँ से भी तो बार बार लेने की से आदत हो रही है इंसान वही को। तो, लेकिन अब दिक्कत पता क्या हो रही है, आपको लग रहा है आप ले रहे हो, एक्चुअली वहाँ पर आप दे रहे हो। मेटा वालों को ऑफ कोर्स मेरी नई किताब आएगी अभी अगले महीने, उसका टाइटल है हंटर इज़ द प्रे। ओके शिकारी ही शिकार है। ये जितने लोग लग रहे हैं ना कि मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, ओ गुरुदेव फेसबुक आपको यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम आपको यूज़ कर रहा है। इंस्टाग्राम के और फेसबुक के एम्प्लॉय कम हैं, उनके वॉलंटियर ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली उनके एम्प्लॉय उतना काम नहीं करते होंगे जितना आप और मैं उनके लिए काम करते हैं। तो हम उसके लिए पेमेंट नहीं मिल रही है हमें उनसे, वो बात अलग है। शिकारी ही शिकार है। मुझे लगता है कि मैं उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ओ नहीं गुरुदेव वो आप में से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो है ना, ये कितनी, क्या कहूँ जी मैं इसको, कितनी मतलब इसके लिए शब्द नहीं आ रहा, बदसूरत रिलेशनशिप है जहाँ सब एक दूसरे में से कुछ निचोड़ना चाह रहे हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे। इसीलिए मैं आपको फिर याद दिलाऊं, वी हैज़ टू बी ग्रेटर देन टी। बहुत जैसे शेर बहुत कम बचे हैं ना जी, ऐसे ही इस फार्मूला पे जीने वाले लोग भी कम बचे हैं Right. जो किसी भी रिलेशनशिप में ये सोचते हैं दैट आई शुड गिव मोर देन माई टेक अवे। एग्जैक्टली तो अगर आई एम गिविंग मोर इन द रिलेशनशिप तो सामने वाले को आपके साथ अच्छा लगेगा। राइट। अच्छा, जब सामने वाले को आपके साथ अच्छा लगेगा वो आपके साथ ज़्यादा रहेगा। अच्छा, ज़्यादा रहेगा और दिल से रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके इमोशंस कनेक्ट होंगे, इमोशन से आप कनेक्ट। लेकिन हाउएवर अगर वो आपके साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहता आप किसी वजह से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बिकॉज योर इंटेंशन इज़ टू गिव। देखिए गिविंग का एक फ़ायदा क्या है, गिविंग वाला आदमी शिकायत नहीं करता है, गिविंग वाला आदमी दुखी नहीं होता। राइट। भाई सपोज आपके कोई चीज़ किसी को देना चाहते हो, वो कहते हैं मेरे को नहीं लेनी, भाई मत ले, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। और किसी को दूंगा, किसी और को नहीं भी दूंगा, मतलब मेरे लिए कोई कंपल्सन थोड़ी कि मुझे देना ही है। राइट। बट गिविंग में ना एक वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, सेंस ऑफ जॉय है। अपने को शीशे में देखने में अच्छा लगता है कि कुछ ढंग का करके आए हो, कुछ कंट्रीब्यूट करके आए हो। तो जिस आदमी को आई थिंक रिलेशनशिप में पाने की चाह है वो शुरुआत ही गलत कर रहा है। पर्पज़ ऑफ, जैसे मैं मैरिज की अगर बात करूं, ये बाकी लव रिलेशनशिप तो मैं नहीं कुछ कह सकता। द पर्पज़ ऑफ मैरिज इज शेयरिंग, caring and creating. Sharing happiness, sharing whatever you have with the other person, okay, caring for the other person, कि मैं ना किसी और की केयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा नहीं है लोग कुत्तों का कितना ध्यान रखते हैं, बिल्कुल, कुत्ते का बहुत ज़्यादा। ना, उसको एकदम कुत्ता दूध देता है। बच्चे की कैटेगरी पे रखते हैं उसको। वही इसको मैं कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते आप। ना ये दूध देता है ना ये खाने के काम आता है, पर भाई साहब सोफों पे है, बिस्तरों पे है, सब जगह बाल और आप अपना रूटीन चेंज करते हो इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट। क्यों? सही कह रहे हैं आप। वाई? बिकॉज डॉग इज गिविंग यू समथिंग विच ह्यूमंस आर नॉट। राइट। भाई साहब कुत्ता इकलौता प्राणी है जो आपको इंपॉर्टेंट महसूस कराता है, चाहे आप कैसे भी हो। सही बात। जब घर आओ ना तो कुत्ता ऐसे मिलता है कि भाई साहब बस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आया है, और तो घर के सदस्य ऐसे कोई मिलते नहीं। तो वो भी एक्चुअली ज़्यादा दे रहा है रिलेशनशिप में। आप सोच के देखिए, द डॉग इज गिविंग मोर इन द रिलेशनशिप। वही ना, हमको घर पे ज़्यादा इज्जत मिल रही है बजाय बाहर की, और घर वालों के कंपैरिजन में भी वो कुत्ता हमको ज़्यादा इज्जत दे रहा है। तो हमारी एक इम्पोर्टेंस ज़्यादा हमारी फील हो रही है। भाई आपको घर में इज्जत मिल रही है, आपको बधाई हो, लेकिन मुझे लगता है इज्जत तो बाहर ही मिलती है। घर में इज्जत ढूंढना भी रिस्की है, क्योंकि घर में इज्जत, देखिए क्या होता है, वो घर में प्यार होना चाहिए, इज्जत समाज में होनी चाहिए। क्योंकि अगर घर में हम इज्जत का प्रश्न बनाएंगे ना तो घर टूट जाएगा। ओके। ऑफ कोर्स अगर मैं कहूँ कि तू मेरी इज्जत नहीं कर रहा आजकल, तो मैं तेरे से, तो क्योंकि इज्जत ना थोड़ा सा फ्रिजाइल सब्जेक्ट है। घर में प्रेम होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट इन द सेंस एक दूसरे का ना लिहाज होना चाहिए।
लेकिन इज्जत समाज में होनी चाहिए, घर के बाहर। मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि घर में बेइज्जती होनी चाहिए लेकिन मैं ये कह रहा हूँ घर में इज्जत की अपेक्षा ना करें। अब फॉर एग्जांपल जो कॉम्प्लीमेंट्स या जो तारीफ़ें मुझे बाहर मेरे पार्टिसिपेंट से, क्लाइंट से मिलेंगी, वो मेरी बीवी थोड़ी करेगी। राइट, कैसे कर देगी यार, उसने रोज़ मेरे साथ रहना है। एग्जैक्टली, वो कैसे कहेगी गुड टू सी यू एवरी डे, वो कैसे करेगी? सही बात है। अच्छा, मैं घर पे थोड़ी ऐसे तैयार होकर 24 घंटे बैठा रहता हूँ, तो मैं हर शेड में उसको दिखता हूँ, पर जो एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पेक्ट मुझे बाहर होगा वो घर पे थोड़ी होगा। राइट, तो घर पर एक प्रेम होना चाहिए, आपस में एक कनेक्शन होने चाहिए, इज्जत समाज में होनी चाहिए। आजकल एक और कॉन्सेप्ट चल रहा है, इज्जत अपनी नज़र में होनी चाहिए। अपनी नज़र में भी होनी चाहिए, पर सिर्फ अपनी नज़र में नहीं होनी चाहिए, कोई और भी करता हो। राइट, ओके, तो रिस्पेक्ट के लिए, अच्छा, समाज में इज्जत कमाना ना साहब, विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट, मेहनत करनी होगी ना। लोगों को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए होती है आजकल। नहीं, देखिए, आप जितनी ओवरनाइट सक्सेस है ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देखोगे तो कम है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपको सारे नाम पता है। ओ, एक दिन छा जाते हैं, उसके बाद कहीं दिखते ही नहीं है। इफ़ आई हैव टू चूज, आई वुड चूज कंसिस्टेंसी ओवर दी स्पाइक्स। ओके, देखिए, वेदांता कहता है जो चीज़ ग्रेजुअल नहीं है वो सस्टेन नहीं हो सकती। ये वेदांता कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो चीज़ ग्रेजुअल नहीं है वो सस्टेन नहीं हो सकती, उसका बिखराव, उसका गिरना, उसका टूटना निश्चित है। तो ग्रेजुअल होनी चाहिए चीज़ें, मेहनत लगती है उस चीज़ में, और सेटबैक्स आते हैं, लेकिन हर सेटबैक के बाद वी शुड लर्न समथिंग, वी शुड चेंज आवर अप्रोच, चेंज आवर कंपनी। पर कुछ तरीका चेंज करो बजाय अपना गोल चेंज करने के। लोग अपने तरीके नहीं चेंज करते, गोल चेंज कर लेते हैं। राइट, तरीका चेंज करो, संगत चेंज करो, सोर्स चेंज करो, वेंडर चेंज करो, लेकिन अपना गोल चेंज मत करो। एग्जैक्टली। सर, एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे कि आज की तारीख में जो लोग बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ऐसी कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे वो लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएँ? देखिए, बिजनेस मैंने खुद तो बहुत कम किए हैं, लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो सारे ही बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। और मेरा बेटा अब अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, तो जो मैंने अपने बेटे को एडवाइस की है मैं वही आपके दर्शकों के लिए बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप बिजनेस शुरू करना चाहें तो पहला सवाल आपको ये पूछना है, व्हाट प्रॉब्लम योर बिजनेस इज सॉल्विंग। ओके, एवरी बिजनेस इज एक्चुअली अ सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। राइट, अग्रीड। पहली चीज। जी। सेकेंड, हाउ कैन आई सॉल्व इट बेटर। क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि अब तक कहीं सॉल्व ही नहीं हुई, कई लोग कर रहे होंगे उस बिजनेस को। आप और क्या अच्छे से कर सकते हो? आप उस बिजनेस में कैसे बेटर कर सकते हो। राइट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा बेटा बचपन से ही स्पोर्ट्स वाला आदमी है, तो शूज़ का बड़ा शौकीन है। सो ही गॉट इनटू, ही इज प्लानिंग टू स्टार्ट शू बिजनेस। ओके, लेकिन फॉर्मल शूज़। ओह, सो ही स्टार्टिंग फॉर्मल शू बिजनेस। तो मैंने उससे यही कहा, मैं कहा व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग बाय द वे, ऐसा क्या जूता है तेरा जो कभी तक बन नहीं रहा है, एंड व्हाई फॉर्मल शूज़। तो उसका जवाब मुझे पसंद आया। उसने कहा, पापा, फॉर्मल शूज़ जनरली लोग एज अ यूनिफॉर्म या एज अ मैंडेटरी कंपल्सरी पहनते हैं, बिल्कुल। लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल शूज़ टू वेयर। राइट, लेकिन वो पहनने पड़ते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दी वट एवर प्रोफाइल। कह रहा लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते। सही बात है। सही है। तो कह रहा दूसरा, ज़्यादातर फॉर्मल शूज़ जो हैं चमड़े के हैं। चमड़े के हैं। अच्छा, वैसे लोग वेजिटेरियन हैं, जूता चमड़े का पहना हुआ है। पहनना है। राइट, सही है। तो कह रहा है, माई आइडिया ऑफ शू इज आई एम गोइंग टू मेक वीगन शूज। आई वाज अबाउट टू से दिस थिंग ओनली। क्रुअल्टी फ्री शूज, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मल बट कंफर्टेबल शूज। ओह, मतलब उसको पहन के आपको लगेगा नहीं कि आप सारा दिन खड़े हो तो आपके पैर जो फॉर्मल में दर्द हो जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। सो व्हाट प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग? पीपल आर फेसिंग फॉर्मल शूज दे हैव टू वियर, राइट, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। अच्छा, इफ दे आर कंफर्टेबल देन दे आर वेरी प्राइसी।
तो तब आपको जाना पड़ता है 8,000 रुपये से ऊपर के जूते में, तब जाकर आपको वो सोल मिलती है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ शू इन अ प्राइस रेंज विच विल बी फॉर्मल बट इक्वली कंफर्टेबल। सो व्हाट प्रॉब्लम एम आई सॉल्विंग एंड हाउ एम आई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बेटर। अच्छा सपोज अब ये आइडिया सपोज कोई और भी कर लेता है, हाँ जी ये तो मैं भी करता हूँ जी, चलो मैं अपने मार्जिन ऐसे कर लूँगा, सोर्सिंग ऐसे, और सपोज कोई कर लेता है, देन यू नीड टू सी क्या आपकी सर्विस, आपकी डिलीवरी, आपकी क्वालिटी, उसमें कंसिस्टेंसी आप कितनी रखते हो, राइट, रख पाओगे क्या? अग्रीड। तो ये पहला सवाल। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम गोइंग टू इंक्लूड इन माई टीम, बिकॉज आजकल के समय में टेक्निकल चीज़ें की जानकारी सबको हो सकती है, सही बात है। अल्टीमेट डिफरेंशिएटर विल बी पीपल इन द लॉन्ग रन। तो किस तरीके के लोग मैं अपने साथ जोड़ूंगा उस बिजनेस में, उसके बारे में भी क्लैरिटी रखें। ओके, सो व्हाट प्रॉब्लम एम आई सॉल्विंग, हाउ एम आई सॉल्विंग इट बेटर, एंड हाउ विल आई बी डिफरेंट इन माई सर्विस, इन माई क्वालिटी, इन माई डिलीवरी। ये 3 सवाल अगर आप सोचें पहले, और उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पीपल आई एम गोइंग टू इनवाइट एज टीम मेंबर्स। और एक गलती ना करें, एंटरप्रेन्योर्स ना कभी कभी, जो एक मैंने यंगस्टर्स में देखा है, वो कहते हैं मैं नौकरी नहीं करूँगा, नौकरी चीज़ ठीक नहीं होती, इसलिए मैं बिजनेस करूँगा, नौकरी मेरे खून में नहीं है, नौकरी मेरे खून में नहीं है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, खून वून की बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप बिजनेस करोगे, आप अपने साथ लोग तो रखोगे जो नौकरी करेंगे। सही बात है। अच्छा, उनके बिना कर लोगे तुम बिजनेस? नहीं कर सकते। तो मेरी हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को रिक्वेस्ट है, डू नॉट लुक डाउन ऑन पीपल हु आर नॉट डूइंग बिजनेस। बहुत अच्छी लाइन बोली सर आपने। जो लोग व्यवसाय नहीं कर रहे उनकी तरफ ना हीन दृष्टि से ना नहीं देखें, देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती और गुस्ताखी है। क्योंकि आप नौकरी नहीं करे, बट आपको टीम तो चाहिए। टीम तो चाहिए, और बिना अच्छी टीम के आप कभी सक्सेसफुल हो ही यार। नहीं सकते। सारे पायलट नहीं हो सकते, सारे इंजीनियर नहीं हो सकते, सारे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, सारे सिंगर नहीं हो सकते, सारे बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सारे एम्प्लॉय भी नहीं हो सकते भाई। सही बात है। हर व्यक्ति की दुनिया में ज़रूरत है। तो ये जो कई एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में है ना, जो दे लुक डाउन एट पीपल हु आर नॉट डूइंग बिजनेस, इस फितूर से बचें। और मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने अपने बेटे को एडवाइस दी है। तो मेरे ख्याल से अगर ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखें, बाकी तो आजकल लोग समझदार हैं। इनफैक्ट सर इसका उल्टा होता है कि मैं आपके एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। जी हमारे एक नोन थे, उन्होंने एक ग्रीस बनाने की फैक्ट्री शुरू करी, जी, और फितूर था, एंटरप्रेन्योर बनना है, और लॉन्च किया, ठप हो गया, नहीं समझ में आया क्या करें। फाइनली उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद करी, गुजरात गए, 1.5-2 साल नौकरी करी, एग्जैक्ट एक चीज़ सीखी नौकरी में, और उसके बाद वापस आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तब जाके वो सक्सेसफुल हुए। हाँ, फिर तो आपको नौकरी कई बार चीज़ें सिखाती भी है। आज की तारीख में जो बोट कंपनी है, उसने भी कभी पहले JBL में काम किया था, तब जाके उसको समझ में आया कि बोट कैसे चलाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो नौकरी आपको ये भी सिखाती है। अब मैं तो देखिए, मेरा फिर बड़ा सिंपल है, मैं तो कहता हूँ काम। मैं नौकरी बिजनेस कहता ही नहीं हूँ। जो बिजनेस कर रहा है वो भी काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है वो भी काम ही कर रहा है। मेरा बड़ा सिंपल निवेदन है लोगों से, जो काम कर रहे हो उसको ढंग से करो। राइट। और अगर ढंग से काम करने का मन नहीं कर रहा है भाई, उस जगह को नमस्ते कर दो। आप ये ना रूठे हुए जीजा फूफा की तरह नहीं रह सकते कंपनी में। सही बात है। आपने देखा नहीं, कई लोग मतलब ना जीते हैं ना जाते हैं। बिल्कुल। ये भी कोई कंपनी है और फिर वहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं करना चाहिए यार, राइट। और तो जो करें, जब तक आप जॉब कर रहे हैं जॉब ढंग से करें, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस ढंग से करें, रिलेशनशिप में ढंग से रहें, जो करो ढंग से करो। वो आपने पहले भी सुना होगा, एनीथिंग वर्थ डूइंग इज़ वर्थ डूइंग वेल। राइट। जो करते हो उसको ढंग से करो या मत करो। एम्प्लॉयज़ कई बार क्या करते हैं कि जैसे उनको कोई डिससेटिस्फैक्शन है, तो प्रॉपरली आके डिससेटिस्फैक्शन नहीं दिखाएंगे, अपना काम करना कम कर देंगे, जिससे लोगों को लगे यार इनको डिससेटिस्फैक्शन है, जिससे अगला हमसे पूछने है भाई क्या दिक्कत है तेरे को। वही मैं कह रहा हूँ ना, रूठे रहते हैं। राइट। अब लोग, वही मैं समझा रहा हूँ, देखिए रूठना चाहिए सिर्फ अपने माँ बाप से, क्योंकि वही समझाते हैं, वही पूछते हैं। बाकी दुनिया के पास फुर्सत नहीं है रूठों को मनाने के लिए। वो आपका ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देगा, वो आपका ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये रूठना मनाना एक पर्टिकुलर एज तक, बचपने वाली आदत है, ये वहाँ तक ठीक लगती है, जचती है, बट आफ्टर अ सर्टन एज आपको ये रूठना नहीं चाहिए।
फीडबैक देना चाहिए, फीडबैक मांगना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, अज्यूम नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस द टाइम। आप आए और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई। इनफैक्ट जो सबसे अच्छी चीज़ आपने जो लीडरशिप के ऊपर चीज़ें बताई, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा काम आने वाली लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। थैंक यू। थैंक यू।